Hello everyone, myself Satish Kalra welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalra. And dear students, today we will discuss the chapter Metals and Non-Metals of 10th Science in one shot. आज वन शॉट में ही मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करने जा रहा हूँ, तो सभी अटेंटिव होकर बैठ जाइए और अपना मेन पॉइंट साथ साथ नोट करते जाइएगा। तो सबसे पहले बात आती है एलिमेंट्स। आपने एलिमेंट्स वर्ड बहुत बार सुना भी है, 9th क्लास में बहुत बार सुना है। सो एलिमेंट होता क्या है? एलिमेंट है क्या? दिस इज ए प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। मैटर का एक ऐसा प्योर फॉर्म जो केवल एक ही तरह के एटम से बना है, विच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस। दिस इज कॉल्ड द एलिमेंट। हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, और यदि उनका डिमार्केशन करें देन दे आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरीज: मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. So elements can be classified as metals, non-metals and metalloids on the basis of their characteristics. अब कैसे? यहाँ कुछ एग्जांपल ले रहे हैं. Some of the example of metals are magnesium, aluminium, nickel, etc. मैग्नीशियम का सिंबल क्या है? Mg. एल्यूमिनियम का Al, निकल का क्या है? Ni, etc. Similarly, some of the example of non-metals are carbon, oxygen, nitrogen, sulfur, etc. Carbon C, oxygen O, nitrogen N, sulfur S. अपार्ट फ्रॉम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल नॉन मेटल के अलावा भी कुछ स्पेशल एलिमेंट्स हैं विच शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल. अपार्ट फ्रॉम मेटल्स एंड नॉन मेटल, सम एलिमेंट शोज प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल. कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं. दीज आर कॉल्ड मेटलॉइड्स. और इसके एग्जाम्पल के हैं सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम एक्सेट्रा. सिलिकॉन होगा Si, आर्सेनिक है As, जर्मेनियम है G. ठीक है. अब हम करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल में डिफरेंसेस, कि उनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस है, केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस है. तो सबसे पहले चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज. कंपैरिजन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो इसे मैं टेबुलर फॉर्म में करवा रहा हूं. पहला कॉलम प्रॉपर्टी, दूसरा मेटल्स, तीसरा नॉन मेटल. तो सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं, और फर्स्ट पॉइंट इज द फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट देखें, देन मेटल जो हैं दे जनरली एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट. मेटल नॉर्मली कौन से में पाए जा रहे हैं? सॉलिड स्टेट में पाए जा रहे हैं, एक्सेप्ट मरकरी विच इज इन लिक्विड स्टेट. ठीक है. एक बात ध्यान रखिएगा, यहां आपको एक्सेप्शन को अच्छे से रन करना है, क्योंकि एक्सेप्शन के और क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं. क्वेश्चन कैसे आ सकता है? नेम एनी मेटल विच इज प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट. का एग्जांपल क्या देंगे? मरकरी. इसका सिंपल क्या है? Hg. सिमिलरली नॉन मेटल जो है दे जनरली एग्जिस्ट इन सॉलिड एज वेल एज गैसेस स्टेट. नॉर्मली नॉन मेटल कैसे होंगे? सॉलिड स्टेट में या गैसेस स्टेट में. बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट ब्रोमीन, जिसका सिंबल क्या है? Br. इट इज इन लिक्विड स्टेट. नेक्स्ट है हार्डनेस. ठीक है. हार्डनेस, मेटल जो हैं दे आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम. अब सोडियम का सिंबल है Na, लिथियम Li, पोटेशियम क्या है K. नॉर्मली मेटल्स कैसे हैं? हार्ड है, लेकिन ये तीनों क्या हैं? एक्सेप्शन हैं. दीज आर वेरी सॉफ्ट एंड दे कैन बी कट विद नाइफ. इवन हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं इन्हें. ठीक है. क्लियर. नॉन मेटल जो हैं दे आर जनरली सॉफ्ट. नॉन मेटल नॉर्मली कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, एक्सेप्ट डायमंड. डायमंड इसकी एक एक्सेप्शन है विच इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस. अब ऐसा क्यों है? ये नॉर्मली क्या है? हार्ड है और वो दूसरे सॉफ्ट है. ये किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड अपॉन द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स. अब मेटल्स जो कैसे हैं? दे जनरली एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट. इट मीन इनमें पार्टिकल कैसे होंगे? क्लोज होंगे, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होंगी, इसी वजह से ये हार्ड होंगे. जबकि नॉन मेटल क्या हैं? उनमें फोर्सेज वीक हैं, इस वजह से वो कैसे हैं? सॉफ्ट है. नेक्स्ट पॉइंट है डेंसिटी. आप जानते हैं डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम. इट मींस यदि पार्टिकल क्लोज होंगे तो डेंसिटी ज्यादा, और यदि पार्टिकल वीक लूज होंगे तो डेंसिटी कम. तो मेटल्स में पार्टिकल क्लोज है जनरली, सो मेटल जनरली हैव हाई डेंसिटी, नो मेटल जनरली हैव लो डेंसिटी. नेक्स्ट पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट भी किस पे डिपेंड करता है? फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन पे. सो मेटल जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्ट गैलियम एंड सीजियम. अब जरा देखिएगा, गैलियम एंड सीजियम कह रहे बहुत क्वेश्चन आता है. गैलियम का सिंबल है Ga, सीजियम का है Cs. दीज आर द टू मेटल्स विच मेल्ट इवन कीपिंग ऑन अवर palm. यदि हम इन्हें अपनी हथेली में भी लेते हैं उसमें भी ये मेल्ट हो जाते हैं. इसका मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा लो है. सो मेटल्स नॉर्मली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. इसमें एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट गैलियम एंड सीजियम विच हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड दे मेल्ट इवन कीपिंग ऑन आवर palm. जबकि नॉन मेटल जो है दे जनरली हैव लो मेल्टिंग पॉइंट. नेक्स्ट टर्म है मेलिबिलिटी. अब मेलिबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स. आपके घरों में आप
सामान वगैरह रखने के लिए गोदरेज के अलमीराज वगैरह यूज करते हैं या कनक वगैरह रखने के लिए ड्रम यूज करते हैं, तो आपने देखा है कि वो किस चीज से बने हैं, मेटल शीट से। इसका मतलब मेटल को शीट में कन्वर्ट किया तभी तो वो बन पाए। तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मैलिबिलिटी। क्या बोलते हैं, मैलिबिलिटी। सो व्हाट इज मैलिबिलिटी? व्हेनेवर मेटल्स आर हैमर्ड देन दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। जब भी मेटल के ऊपर हम हथौड़े से मारते हैं तो उसके बाद उन्हें थिन शीट्स में, पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलिबिलिटी एंड देयरफॉर मेटल्स आर मैलिएबल इन नेचर। एग्जांपल है गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मैलिएबल मेटल्स, जबकि नॉन मेटल जो है दे आर नॉट मैलिएबल, उन्हें मतलब शीट्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी होता क्या है? व्हेनेवर मेटल्स आर स्ट्रेच्ड, जब भी हम मेटल को खींचते हैं, देन दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, तो उनसे पतली पतली तारें बनाई जा सकती हैं खींचकर। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी एंड द मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर। फॉर एग्जांपल गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। आप इमेजिन करेंगे गोल्ड कितना ज्यादा डक्टाइल है, यानी कि गोल्ड की डक्टिलिटी कितनी ज्यादा है कि इफ यू आर हैविंग 1 ग्राम गोल्ड, देन from stretching this 1 gram gold we can prepare a wire of about 2 kilometer length। कि सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड को खींचकर उससे 2 किलोमीटर लंबी तार भी बनाई जा सकती है। तो इससे अंदाजा लगा के चलिए कि गोल्ड जो है उसके अंदर डक्टिलिटी कितनी ज्यादा होगी, जबकि नॉन मेटल जो है दे आर नॉट डक्टाइल इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट है लस्टर। लस्टर मीन चमक। मेटल जो है दे आर लस्टर्स इन नेचर, दे हैव शाइनिंग सरफेस। मेटल में चमक होती है, इसलिए ऑर्नामेंट बनाने में मेटल मेसरी यूज किए जाते हैं। दे हैव शाइनिंग सरफेस। जबकि नॉन मेटल जो है दे आर नॉट लस्टर्स इन नेचर, दे डू नॉट हैव शाइनिंग सरफेस। इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन एक ऐसी नॉन मेटल है जो चमकती है, जिसके अंदर शाइनिंग सरफेस है, अदरवाइज नॉन मेटल में क्या है, दे आर नॉट लस्टर्स। नेक्स्ट पॉइंट है सोनोरस। सोनोरस वर्ड आया है साउंड से, कि जब भी मेटल के ऊपर हम और कोई हार्ड ऑब्जेक्ट मारते हैं तो उस समय वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। व्हेनेवर मेटल्स आर हिट विद ए हार्ड ऑब्जेक्ट देन दे प्रोड्यूस साउंड, दैट्स व्हाई मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर। इसी वजह से स्कूल में जो बजने वाली बेल है वो मेटल की बनाई जाती है। नो मेटल्स आर नॉट सोनोरस इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देंगे या नहीं देंगे। तो मेटल जो है दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि नॉन मेटल कैसे हैं, दे आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। इसमें ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है। अब कंडक्शन कैसे होगा, यहां पर एक बात ध्यान रखनी है। कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब करता है? जब उसके पास या तो फ्री आयंस हो या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। यदि इन दोनों में से कोई चीज है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी, और यदि नहीं है तो नहीं होगी। ठीक है, क्लियर? सो मेटल के केस में ऐसा क्या है, जब भी हम मेटल्स के स्ट्रक्चर देते हैं देन दे आर हैविंग द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। These electrons are called mobile electrons and they are responsible for the conduction of electricity। इसी वजह से मेटल जो है they are good conductor of heat, good conductor of electricity। नेक्स्ट पॉइंट है कंडक्शन ऑफ हीट। अब मेटल जो है दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, वो अपने अंदर से हीट को भी पास होने देते हैं। दे आर गुड कंडक्टर। इसी वजह से जो हमारे घरों में कुकिंग यूटेंसिल्स है वो किससे बने होते हैं, मेटल से। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर एंड कॉपर दे आर गुड कंडक्टर, वाइल लेड एंड मर्करी क्या है, दे आर द पुअर कंडक्टर, जबकि नॉन मेटल्स जो हैं दे आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर, वाइल नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर जनरली एसिडिक इन नेचर। क्लियर? कि मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाएंगे, वो नॉर्मली कैसे होंगे, बेसिक नेचर के। इट मींस दे विल कन्वर्ट रेड लिटमस इनटू ब्लू। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होंगे, दे आर जनरली एसिडिक इन नेचर, सो वो क्या करेंगे, दे विल कन्वर्ट ब्लू लिटमस इनटू रेड। सो दिस इज ऑल अबाउट कंपैरिजन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, कंपैरिजन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब इसे भी टेबुलर फॉर्म में करेंगे। तो सबसे पहला कॉलम मैंने बनाया है केमिकल प्रॉपर्टीज, दूसरा मेटल्स, तीसरा नॉन मेटल्स। तो यदि देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला है रिएक्शन विद एयर। अब हम बताएंगे मेटल और एयर साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, नॉन मेटल एयर साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, और इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी होंगे। तो सबसे पहले मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटालिक ऑक्साइड्स एंड वी नो जनरली मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो नॉर्मली क्या होगा, मैक्सिमम केसेस में व्हेन अ मेटल विल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन गैस के रूप में, देन दे विल फॉर्म मेटालिक ऑक्साइड्स and these metallic oxides are generally basic in nature। अब इसको एक एग्जांपल से बताता हूं। फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग द कॉपर मेटल, दिस इज कॉपर मेटल।
Whenever it will react with oxygen, then it will form CuO. CuO, this is the cupric oxide, and this cupric oxide is black in color. तो बैलेंस करेंगे तो ये रिएक्शन आ जाएगी, ठीक है। अभी पहले हम मेटल्स के बारे में डिटेल पढ़ते हैं, आगे देखेंगे। नेक्स्ट टर्म है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब क्या होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? अभी हमने पढ़ा मेटालिक ऑक्साइड जो है नॉर्मली कैसे हैं, दे आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। बट कुछ मेटल ऑक्साइड में एक्सेप्शंस हैं। अब वो क्या एक्सेप्शंस हैं? देयर आर सम मेटालिक ऑक्साइड व्हिच शोज बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक ट्रैप बिहेवियर। कुछ मेटालिक ऑक्साइड ऐसे हैं जिनमें एसिडिक और बेसिक दोनों तरह का बिहेवियर शो कर रहे हैं। Such metal oxide can react with both acids as well as bases to form salt and water, ठीक है। अब हमने कहा कि मेटालिक ऑक्साइड्स हैं, वो एसिडिक बिहेवियर भी शो कर रहा है, बेसिक भी। तो जिस समय वो एसिडिक बिहेवियर शो करेगा उस समय वो किसी बेस साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा? साल्ट एंड वाटर, जैसा आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। इसी तरह जब मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड के रूप में बिहेव करेगा तब वो क्या करेगा? किसी बेस साथ रिएक्शन करेगा, तब साल्ट एंड वाटर बनाएगा। सो मेटालिक ऑक्साइड, ऐसे मेटालिक ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं? दीज आर नोन एज द एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब इसके कुछ एग्जांपल हैं। एग्जांपल कौन से हैं? जस्ट लाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है? Al2O3। जिंक ऑक्साइड क्या है? ZnO। दीज टू आर द एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब जरा देखेंगे कि ये एसिड और बेस रिएक्शन करके किस तरह से साल्ट एंड वाटर बनाएंगे। तो जैसे मैं Al2O3 का केस दे रहा हूं। वी नो Al2O3 क्या है? दिस इज द एल्यूमिनियम ऑक्साइड। फर्स्टली इट इज रिएक्टिंग विद द HCl। अब HCl क्या है? एक एसिड है। तो जब Al2O3 ने किसी एसिड से रिएक्शन किया तो उस समय Al2O3 कैसे बिहेव करेगा? बेस के रूप में, ठीक है। तो उस समय क्या बनाएगा? साल्ट प्लस वाटर, तो ये बनाएगा AlCl3 प्लस वाटर। अब जब हम इसे बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करते टाइम देखिएगा क्या करना है हमारे पास। HCl ले लीजिए, इट विल फॉर्म 2AlCl3 प्लस 3 वाटर। अब नेक्स्ट रिएक्शन ले रहे हैं Al2O3 बेस के साथ रिएक्शन करा, बेस ले लिया हमने NaOH, ठीक है। देन इन दिस केस आल्सो साल्ट एंड वाटर आर फॉर्म। अब की बार साल्ट कौन सा बनेगा? NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर। इसे बैलेंस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? ठीक है, ये चीज बैलेंस हो चुके हैं, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां हमने क्या देखा कि Al2O3 ने एसिडिक ऑक्साइड के रूप में भी बिहेव किया और बेसिक ऑक्साइड के रूप में भी बिहेव किया। इसका मतलब Al2O3 कैसा? दिस इज द एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर व्हाइल सम ऑफ देम डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अल्कली। नॉर्मली मेटालिक ऑक्साइड्स जो हैं वो कैसे हैं? इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। बट कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, और जो वो डिसॉल्व होंगे देन दे विल फॉर्म अल्कलीज। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए सोडियम ऑक्साइड है, फार्मूला है Na2O। जिस समय इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे देन इट विल फॉर्म NaOH। दिस इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज ए अल्कली, ठीक है। इसी तरह पोटेशियम ऑक्साइड का केस ले सकते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला है, पोटेशियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या है? K2O। वो वाटर साथ रिएक्शन करेगा, वो क्या बनाएगा? KOH बना देगा। अब बात आती है कि क्वेश्चन ये उठ के आता है कि क्या मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं? ये तो बात हमने पढ़ लिया, लेकिन क्या सभी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं और क्या उनकी स्पीड भी इक्वल रहेगी? तो देखिएगा, ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट सेम रेट। स्पीड सेम नहीं है। डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज टुवर्ड ऑक्सीजन। डिफरेंट मेटल हैं, ऑक्सीजन के साथ उनकी रिएक्टिविटी डिफरेंट है। कैसे? फॉर एग्जांपल मेटल्स सच एज सोडियम एंड पोटेशियम, अब ये रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर पड़े हैं। सो दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, सो दे रिएक्ट सो फास्ट विद ऑक्सीजन दैट दे कैचेस फायर इफ केप्ट इन ओपन। कि जब हम सोडियम और एल्यूमिनियम, सोडियम और पोटेशियम मेटल को ओपन एयर में छोड़ते हैं तो ओपन एयर में छोड़ने के बाद कि ये इतनी फास्टली रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन, कि यदि ओपन में एयर में छोड़ दे तो उस समय आग भी पकड़ लेते हैं। तो ड्यू टू दिस रीजन दे आर ऑलवेज केप्ट इमर्स्ड इन द केरोसिन ऑयल।
क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि वाई सोडियम और पोटेशियम मेटल आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल, तो आप बताएंगे दीज आर द हाईली रिएक्टिव मेटल, they react with the oxygen and they catch fire if kept in open, that's why they are kept in the kerosene oil. अब यदि आगे बात करते हैं, ये तो सोडियम पोटेशियम की थी, आगे देखें the surface of some metals such as magnesium, aluminium, zinc, lead etc are covered with a thin layer of oxide. इनके सरफेस पे क्या है, ऑक्साइड की लेयर होती है. नेक्स्ट आयरन मेटल does not burn on heating. आयरन मेटल को जो हम हीट करेंगे तो वो बर्न नहीं होगी, बट आयरन फिलिंग्स बर्न वाइब्रेसली. लेकिन उसी आयरन को यदि हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, तो उसके बाद वो आयरन फिलिंग्स बन जाता है, लेकिन वो बड़ी तेजी से रिएक्शन करती है. तो हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं कि जब आयरन मेटल को हमने आयरन फिलिंग्स में कन्वर्ट किया तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, जिससे रिएक्शन फास्ट हो जाएगी. ऐसे ही कॉपर मेटल डज नॉट बर्न बट इट इज कोटेड विद ए ब्लैक कॉपर ऑक्साइड. कॉपर मेटल की ब्लैक कॉपर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, इस वजह से वो बर्न नहीं होती. And silver and gold, these are less reactive metal, so they do not react with oxygen even at very high temperature. अब सिल्वर एंड गोल्ड मेटल ये क्या है, रिएक्टिव स्टेज में सबसे नीचे पाई जा रही है, सो दीज आर द लेस रिएक्टिव मेटल. और जो लेस रिएक्टिव है तो रिएक्शन भी क्या है, या तो नहीं करेंगे या बहुत स्लोली करेंगी और कंडीशंस देनी पड़ेगी. सो दे डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट वेरी हाई टेम्परेचर. बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर भी करते तब भी रिएक्शन नहीं करते. तो ये था रिएक्शन विद एयर मेटल्स के केस में. अब हम देखते हैं नॉन मेटल के केस में क्या होगा. देखिए नॉन मेटल के केस में whenever नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जिस समय नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, देन दे फॉर्म नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स एंड दीज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर जनरली एसिडिक इन नेचर. तो क्या होगा, नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे, दे विल फॉर्म नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स and these non-metallic oxides are generally acidic in nature. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अब ले लिया हमने कार्बन का एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, क्या हमने कहा CO2. CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दिस इज ए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड. और ये कैसा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, दिस इज एसिडिक इन नेचर. आगे देखते हैं नॉन मेटल के अंदर वाटर. हम जानते हैं वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O. दिस इज द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड और इसकी फीचर क्या है, दिस इज ए न्यूट्रल नॉन मेटेलिक ऑक्साइड. न्यूट्रल का मतलब क्या है, ना तो ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है ना ये बेस की तरह. ठीक है, सो वाटर इज ए न्यूट्रल नॉन मेटेलिक ऑक्साइड. इट इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक इन नेचर. तो इसका ना ये एसिडिक है ना ये बेसिक है. इसका मतलब ना ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा, ना ही रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे नॉन मेटल के अंदर ही. आपने भी पढ़ा जो मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स है, मेटल ऑक्साइड की बात करूं वो कैसे हैं, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर. लेकिन यहां क्या है, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर एंड दे डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड्स. ठीक है, वो वाटर में डिसॉल्व करेंगे, वो क्या बनाएंगे, एसिड्स बनाएंगे. अब जरा देखिए कैसे. जैसे मान लो मैंने एक नॉन मेटल ऑक्साइड लिया, कौन सा लिया, SO2. सपोज कीजिए आई एम हैविंग SO2, दिस इज द सल्फर डाइऑक्साइड. जब इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे देन इट विल फॉर्म H2SO3. दिस इज सल्फ्यूरस एसिड. क्लियर. सो इस तरह से नॉन मेटल के ऑक्साइड्स है, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, दे डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड्स. इसने एसिड बनाना है. सेकंड में अब हमारे पास ये था पहला पॉइंट, रिएक्शन विद ऑक्सीजन. अब हम लेके चलते हैं नेक्स्ट है रिएक्शन विद वाटर. अब वाटर के साथ रिएक्शन कैसे करेंगे, मेटल्स रिएक्ट विद वाटर. पहले मेटल के अंदर पढ़ेंगे, मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड दे प्रोड्यूस मेटेलिक ऑक्साइड. जिस समय मेटल वाटर से रिएक्शन करेंगे देन दे विल फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. साथ में क्या देंगे, हाइड्रोजन गैस देंगे. एंड मेटेलिक ऑक्साइड्स दैट आर सॉल्युबल इन वाटर. अब इनमें से जो मेटेलिक ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल हैं दे डिसॉल्व इन इट टू फर्दर फॉर्म मेटेलिक हाइड्रोक्साइड. तो जो मेटेलिक ऑक्साइड वाटर सॉल्युबल हैं वो वाटर में डिसॉल्व होंगे और वो फर्दर वो क्या बनाएंगे, दे विल फॉर्म मेटेलिक हाइड्रोक्साइड्स. ठीक है, और नॉर्मली मेटल्स ने वाटर से रिएक्शन करना है, क्या बनाना है, मेटेलिक ऑक्साइड साथ में हाइड्रोजन गैस. लेकिन उनमें से जो मेटेलिक ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल है वो मिलके क्या बनाएंगे, वो फर्दर वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे, दे विल फॉर्म मेटेलिक हाइड्रोक्साइड. अब कैसे, जरा देखिएगा एग्जांपल. मेटल्स सच एज सोडियम एंड पोटेशियम
जी अभी आपने पीछे पढ़ा भी था कि ये कैसी मेटल है, दीज आर द हाईली रिएक्टिव मेटल. सो मेटल सच एज सोडियम एंड पोटेशियम react violently with the cold water and the reaction is so violent and exothermic that the evolved hydrogen catches fire immediately. कि जिस समय सोडियम मेटल है या हम ये कहें कि हमारे पास पोटेशियम मेटल है, जिस समय ये वाटर साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो उस समय हाइड्रोजन गैस निकलेगी और ये रिएक्शन इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक होगी क्योंकि ये जो हमारा मेटल कैसे है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो इतनी ज्यादा रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी कि जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी दैट विल कैचेस फायर इमीडिएटली. तो रिएक्शन क्या होगी जरा देखिएगा. हमने लिया सोडियम मेटल Na है, ठीक है, सॉलिड स्टेट में लिया, इसकी रिएक्शन की वाटर के साथ. वाटर लिक्विड है, लेना कैसा वाटर है, कोल्ड वाटर. तो इस केस में क्या होगा, जिस समय सोडियम मेटल कोल्ड वाटर से रिएक्शन करेगा तो इट विल फॉर्म NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सॉल्यूशन प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, और यहां पर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो हीट एनर्जी इवॉल्व होगी. अब इसे बैलेंस करेंगे तो यहां 2 आ जाएगा, ठीक है. ये सो सिमिलर रिएक्शन किसकी होगी, पोटेशियम की. तो यहां ये इन्होंने क्या बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड. इसी तरह पोटेशियम के केस में क्या बनाएंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. तो दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. नेक्स्ट देखते हैं, ये तो होगी बात सोडियम एंड पोटेशियम की. द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट. जब हम कैल्शियम के रिएक्शन वाटर से करते हैं तो ये रिएक्शन सोडियम और पोटेशियम के मुकाबले में क्या है, लेस वायलेंट है. इसका मतलब क्या है, ये कैल्शियम जो है सोडियम और मैग्नीशियम से, सोडियम और पोटेशियम से क्या है, लेस रिएक्टिव है. व्हेन हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन टू कैच फायर. यहां भी हीट इवॉल्व होगी लेकिन कम होगी और उसकी वजह से हाइड्रोजन जो है फायर कैच नहीं कर पाएगा. बट इन दिस केस कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ मेटल. तो कैल्शियम के केस में क्या होगा, जब कैल्शियम को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, वाटर से रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और वो हाइड्रोजन गैस क्या है, कैल्शियम मेटल के ऊपर सरफेस पे चिपक जाएगी, जिसकी वजह से वो बबल्स चिपकेंगे तो वो कैल्शियम मेटल फ्लोट करना शुरू हो जाएगी इस पे, ठीक है. सो देखिएगा रिएक्शन क्या होगी, ये सॉलिड प्लस 2H2 लिक्विड दैट गिव्स COH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस. ये हाइड्रोजन गैस क्या है, कैल्शियम मेटल के सरफेस के ऊपर स्टिक कर जाएगी और स्टिक करने के बाद कैल्शियम मेटल फ्लोट करना शुरू हो जाएगी. सेम वैसे मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर. मैग्नीशियम क्या है, कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करता बट इट रिएक्ट विद द हॉट वाटर. ये हॉट वाटर से रिएक्शन करेगा. इसका मतलब क्या है, मैग्नीशियम और लेस रिएक्टिव हो गया टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन. एंड इट आल्सो स्टार्ट्स फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस. तो ये ऑफ है, थोड़ा गलत लिखा है कि इसके केस में भी क्या है, मैग्नीशियम ने बस सिर्फ इतना डिफरेंस है कि मैग्नीशियम कैसे रिएक्शन कर रहा है, कोल्ड वाटर के हॉट वाटर से. रिएक्शन सिमिलर होगी कैल्शियम वाली तरह. तो यहां क्या होगा, Mg सॉलिड प्लस 2H2 लिक्विड, दिस इज हॉट वाटर, इट विल फॉर्म MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक्वा सॉल्यूशन प्लस H2 गैस. क्लियर, ये मैग्नीशियम का केस है. आगे देखते हैं, मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक दे डू नॉट रिएक्ट आइदर विद द कोल्ड वाटर और हॉट वाटर. अब ये एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक ये मेटल क्या है, उसके मुकाबले में और लेस रिएक्टिव है. सो दे डू नॉट रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर और हॉट वाटर. ना ये कोल्ड वाटर से रिएक्शन करेंगे ना ही हॉट वाटर से. एंड दे विल रिएक्ट विद द स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. अब कैसे होगा, ये स्टीम के साथ कैसे रिएक्शन करेंगे जरा देखिएगा. मान लो मैंने लिया एल्यूमिनियम मेटल, तो एल्यूमिनियम सॉलिड है, इसने स्टीम साथ रिएक्शन करनी है, ये क्या बनाएगा, H2 गैस के साथ रिएक्शन करेगा. तो क्या बनाना है, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. तो मेटल ऑक्साइड यहां बनेगा Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस. इसे बैलेंस कर लेंगे.
अब सिमिलरली ये तो एल्यूमिनियम की बात है, अब सिमिलरली आयरन की बात लेके चलें तो आयरन मेटल के केस में क्या होगा, आयरन ने भी क्या करना है, स्टीम के साथ रिएक्शन करना है। दिस इज आयरन मेटल, इट विल आल्सो रिएक्ट विद द स्टीम। तो ये क्या बनाएगा, बताया मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो इसके कैसे बनेगा Fe3O4 साथ में H2 गैस, इसे भी हम बैलेंस कर लेंगे तो ये चीज आएगा। ठीक है, अब आगे देखिए मेटल सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। अब ये क्या है, बहुत ही ज्यादा लेस रिएक्टिव मेटल है, लिस्ट में ही कहेंगे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड लिस्ट रिएक्टिव मेटल है, तो ये वाटर साथ रिएक्शन ही नहीं करती, ना कोल्ड वाटर साथ, ना हॉट वाटर साथ, ना ही स्टीम के साथ। सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। अगर देखते हैं नॉन मेटल की बात कि नॉन मेटल वाटर साथ क्या करेंगे, देखिए नॉन मेटल्स, यहां थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये वाटर साथ रिएक्शन ही नहीं करते। ठीक है, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, ना ये वाटर साथ रिएक्शन करते, ना ही स्टीम के साथ रिएक्शन करते। नेक्स्ट पॉइंट, ये था रिएक्शन विद वाटर। नेक्स्ट केमिकल में पढ़ी है रिएक्शन विद डिल्यूट एसिड्स। अब डिल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन, ठीक है। अब एसिड्स भी कौन से मेनली, डिल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डिल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एंड डिल्यूट HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो होगा क्या, देखिएगा मोस्ट ऑफ द मेटल्स रिएक्ट विद डिल्यूट एसिड्स टू गिव साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। मोस्ट ऑफ द मेटल क्या कर रहे हैं, डिल्यूट एसिड से रिएक्शन कर रहे हैं, वो क्या बना रहे हैं, साल्ट बना रहे हैं, हाइड्रोजन गैस। इट मींस मेटल रिएक्ट विद dilute acid to form salt and hydrogen gas। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम ये ले, मान लो हमारे पास जिंक मेटल है, Zn है, whenever it will react with the dilute HCl, dilute हाइड्रोक्लोरिक से रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, ZnCl2 जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, बैलेंस कर देंगे यहां। ठीक है, सो मेटल्स नॉर्मली क्या कर रहे हैं, डिल्यूट एसिड से रिएक्शन कर रहे हैं और वो क्या बना रहे हैं, साल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस। हाउएवर ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जस्ट लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा, ये रिएक्शन ही नहीं करते। सो ध्यान रखना है, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, जिस समय हम इनकी डिल्यूट एसिड से रिएक्शन कर रहे हैं तो इस केस में कोई साल्ट नहीं बन रहा, कोई हाइड्रोजन गैस नहीं निकल रही, तो दिस इज नो रिएक्शन। ठीक है, इससे प्रूव होता है कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड क्या है, दीज आर द लेस रिएक्टिव मेटल्स। नाउ इट्स स्पेशल केस है व्हेनेवर ए मेटल रिएक्ट विद द नाइट्रिक एसिड। ठीक है, नाइट्रिक एसिड क्या है, HNO3, तब क्या होगा, देन व्हेनेवर ए मेटल रिएक्ट विद द नाइट्रिक एसिड देन हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि नाइट्रिक एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और वो क्या करेगा, यानी कि यहाँ H2 गैस नहीं निकलनी, तो क्या होगा, इट ऑक्सीडाइजेस द हाइड्रोजन प्रोड्यूस टू वाटर। यानी कि इनिशियली H2 प्रोड्यूस होगी, लेकिन ये नाइट्रिक एसिड क्या करेगा, उस H2 को वाटर में कन्वर्ट कर देगा एंड इट सेल्फ गेट रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड, और खुद क्या है, किसी नाइट्रोजन के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जिस समय हमने नाइट्रिक एसिड यूज किया तो उसने मेटल साथ रिएक्शन किया, H2 रिलीज करने के बजाय क्या होगा, वाटर रिलीज होगा और साथ में नाइट्रोजन का ऑक्साइड, यानी कि 3 प्रोडक्ट्स आएंगे। बट magnesium and manganese, these are the two metal, they react with very dilute nitric acid to produce hydrogen gas। तो इसमें मैग्नीशियम और मैंगनीज ये दोनों के एक्सेप्शन हैं कि इन दोनों के केस में हाइड्रोजन गैस होगी रिलीज, बाकी किसी केस में रिलीज नहीं होगी। अब इसको मैं एक एग्जांपल से ले रहा हूं। मान लो हमने लिया जिंक मेटल Zn है, whenever it will react with the dilute nitric acid, तो उस केस में क्या है, 3 प्रोडक्ट्स आएंगे, वन इज द ZnNO3 twice जिंक नाइट्रेट, साथ में वाटर और साथ में N2O, ये चीज आ जाएगा। ठीक है,
और मैग्नीशियम और मैग्नीज के केस में क्या रहेगा, जैसे हम मैग्नीज का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, दिस इज Mn मैग्नीज, जिस समय ये डिल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो इस समय बनेगा मैग्नीज नाइट्रेट MnNO3 ट्वाइस, और यहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी प्लस H2 गैस। क्लियर? सो नॉर्मली मेटल जो है डिल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन के बजाय वाटर दे रही हैं, ठीक है, लेकिन सिर्फ मैग्नीशियम और मैग्नीज ऐसे मेटल हैं यहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। सो दिस इज रिएक्शन ऑफ मेटल विद डिल्यूट एसिड्स। अब आते हैं नॉन मेटल क्या करेंगे। नॉन मेटल दे डू नॉट रिएक्ट विद द एसिड्स टू रिलीज हाइड्रोजन गैस। नॉन मेटल के केस में हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं हो रही है। नेक्स्ट है फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट्स, कि अदर मेटल साल्ट के साथ मेटल की रिएक्शन अदर मेटल साल्ट के सॉल्यूशन के साथ। द रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन और मोल्टन फॉर्म, कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल हैं वो क्या करेंगे, अपने से लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देंगे। कहां से? उसके सॉल्यूशन में से, वो सॉल्यूशन मोल्टन फॉर्म में हो या कंपाउंड फॉर्म में हो, किसी फॉर्म में भी हो, तो हाईली रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल। फॉर एग्जांपल, जैसे हम रिएक्शन करते हैं जिंक मेटल की कॉपर सल्फेट एक्वा सॉल्यूशन के साथ, तो होगा क्या, जिंक मेटल जो है दिस इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो जिंक मेटल क्या करेगी, कॉपर को कॉपर सल्फेट से बाहर निकाल देगी और खुद जाके जुड़ जाएगी, क्या बन जाएगा, ZnSO4 + Cu, ठीक है। इसी तरह से यदि हम ले जिंक की वजह Fe ले लेते हैं, तो आपने ये रिएक्शन लैब में देखी भी है कि जिस समय RnAl को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया जाता है तो थोड़ी देर के बाद जो है उसका कलर ब्लू से क्या हो जाएगा, लाइट ग्रीन हो जाएगा, और वो बन जाएगा फेरस सल्फेट, और कॉपर मेटल जो है वो बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो सारे नेल के ऊपर ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाएगी। तो सिमिलरली व्हेनेवर नॉन मेटल रिएक्ट विद द साल्ट सॉल्यूशन देन मोर रिएक्टिव नॉन मेटल विल डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। तो जैसा केस मेटल में है वैसा ही नॉन मेटल में भी है कि मोर रिएक्टिव नॉन मेटल क्या करेगी, लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन से बाहर निकाल देगी। कैसे? फॉर एग्जांपल, आई एम हैविंग NaBr सोडियम ब्रोमाइड एक्वा सॉल्यूशन, और हम इसकी रिएक्शन कर रहे हैं क्लोरीन गैस के साथ। तो यहां यदि बात करें तो क्लोरीन जो है ब्रोमीन के मुकाबले में क्या है, मोर रिएक्टिव है। सो क्लोरीन क्या करेगा, ब्रोमीन को बाहर निकाल देगा, खुद जाके जुड़ जाएगा, और ये बन जाएगा NaCl एक्वस प्लस Br2 बाहर निकल जाएगा ब्रोमीन। क्लियर? सो दिस इज द रिएक्शन विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट्स, और नॉन मेटल के केस में रिएक्शन विद सॉल्यूशन ऑफ अदर नॉन मेटल साल्ट्स। ये कहेंगे रिएक्शन विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन मेटल साल्ट्स नहीं, मेटल साल्ट्स। नेक्स्ट है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, दिस इज द लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी। मेटल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म मेटल हाइड्राइड्स, एंड दिस रिएक्शन टेक प्लेस ओनली फॉर द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल हैं वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे और वो क्या बनाएंगे, हाइड्राइड। फॉर एग्जांपल, जैसे सोडियम है, जब हम हाइड्रोजन गैस के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं देन इट विल फॉर्म NaH, दिस इज द सोडियम हाइड्राइड, ठीक है। H इज नॉन मेटल आल्सो रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड्स, तो नॉन मेटल है वो भी हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे और वो हाइड्राइड बनाएंगे। जैसे सल्फर एक नॉन मेटल है, हमने इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन गैस से की, जिसने क्या बनाना है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। सो दिस इज ए नॉन मेटल हाइड्राइड। So this is all about chemical properties of metals and non-metals. अब दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, वन इज द एनोडाइजिंग एंड सेकंड इज द एक्वारेजिया। अब क्या होता है एनोडाइजिंग, क्या है एक्वारेजिया, ध्यान से देखिए हम। एनोडाइजिंग क्या है, सबसे पहले दिस इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की थिक ऑक्साइड लेयर बनाने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को बोलते हैं एनोडाइजिंग। अब जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोट बनेगी वो क्या करेगी, दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोट मेक्स इट रेजिस्टेंट टू फर्दर कोरोजन, कि एल्यूमिनियम का कोरोजन ना हो तो उससे कोरोजन से कौन बचाएगी, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर उसके ऊपर डिपॉजिट हुई है। अब इस प्रोसेस में होता क्या है, ड्यूरिंग एनोडाइजिंग ए क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज मेड एनोड। हम क्या करेंगे, बिल्कुल साफ सा एल्यूमिनियम का एक पीस लेंगे, उसे एनोड बना देंगे, एंड इट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विद द डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। द ऑक्सीजन गैस इवॉल्व्ड एट एनोड
रिएक्ट्स विद द एल्यूमिनियम मेटल। अब ऑक्सीजन गैस यहाँ पे एनोड पे रिलीज होगी, और वो एनोड पे जब ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी तो वो किससे रिएक्शन करेगी? इस क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल के साथ, एल्यूमिनियम के साथ, ठीक है। और क्या बनेगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इस तरह से बन जाएगा, ये रिएक्शन रहेगी। तो बात आई, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व्ड एट एनोड रिएक्ट्स विद द एल्यूमिनियम पार्टिकल टू मेक ए थिकर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, और उसके ऊपर क्या है? ऑक्साइड लेयर बनेगी, और किसकी बनेगी? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। नेक्स्ट टॉपिक है एक्वारेजिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्वारेजिया। अब एक्वारेजिया है क्या? इट इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid in the ratio 3:1। हमने दो एसिड लिए, एक कॉन्सनट्रेटेड HCl, दूसरा क्या लिया? कॉन्सनट्रेटेड HNO3। दोनों को 3:1 में मिलाया, यानी कि 3 पार्ट्स कॉन्सनट्रेटेड HCl के और 1 पार्ट कॉन्सनट्रेटेड HNO3 का। तो उससे जो मिक्स होके मिक्सचर ऑफ कॉन्सनट्रेटेड एसिड बना, दिस इज कॉल्ड द एक्वारेजिया। अब एक्वारेजिया की यदि आप पावर देख के चलें, इट कैन डिसोल्व गोल्ड इवन दो नाइदर ऑफ दीज एसिड्स कैन डू सो अलोन। यदि मैं गोल्ड मेटल की रिएक्शन कॉन्सनट्रेटेड HCl के साथ अलग से या कॉन्सनट्रेटेड HNO3 के साथ अलग से कराता हूं, तो उस केस में ये दोनों ही एसिड गोल्ड मेटल को डिसोल्व नहीं कर सकते। बट जब इन दोनों का मिक्सचर यानी कि एक्वारेजिया के साथ रिएक्शन कराता हूं तो गोल्ड मेटल डिसोल्व हो जाएगी। तो सोच के चलिए ये कितना पावरफुल है। एक्वारेजिया इज हाईली कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड, ये एक स्पेशल तरह का हाईली कोरोसिव है, मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल है। एंड फ्यूमिंग लिक्विड है, फ्यूमिंग में इसमें से फ्यूम्स उठते हैं, धुआं उठता रहता है। इट इज वन ऑफ द फ्यू रीजन्स दैट इज एबल टू डिसोल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो क्वेश्चन भी आता है कि गोल्ड एंड प्लेटिनम कैन बी डिसोल्व्ड बाय विच रिएजेंट? तो आंसर क्या देंगे? एक्वारेजिया। तो एक्वारेजिया के अंदर इतनी पावर है, ये गोल्ड को भी डिसोल्व कर सकता है और इवन प्लेटिनम को भी डिसोल्व कर सकता है। सो दिस इज अबाउट एक्वारेजिया। ये दोनों टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनोडाइजिंग एंड एक्वारेजिया। क्लियर? नेक्स्ट टर्म दैट इज द रिएक्टिविटी सीरीज। अब क्या है रिएक्टिविटी सीरीज? ध्यान से समझ के चलिएगा। व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हमने अभी तक बहुत से रिएक्शन में पढ़ा, दिस मेटल इज मोर रिएक्टिव, दिस मेटल इज लेस रिएक्टिव। तो ये क्या है रिएक्टिविटी सीरीज? कौन, हमें कैसे पता चलेगा कि ये मेटल ज्यादा रिएक्टिव, ये मेटल कम रिएक्टिव है? तो देखिए, इट इज ए लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज। हमारे पास जितने भी डिफरेंट मेटल्स हैं, हम उन सबको रिएक्टिविटी वाइज जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं तो एक सीरीज बनती है, दैट सीरीज इज नोन एज द एक्टिविटी सीरीज और इट इज आल्सो नोन एज द रिएक्टिविटी सीरीज। अब ये सीरीज है क्या? हमें ये सीरीज लर्न होनी चाहिए, क्योंकि हायर क्लास में भी बहुत हेल्प करेगी। सीरीज को लर्न करने का मेथड बता रहा हूं। पहले सीरीज देखिएगा, K Na Ca Mg Al Zn Fe Sn Pb H C H डबल A P। अब इस सीरीज को कैसे याद कर सकते हैं, जरा देखिएगा, ध्यान से समझना है। एक बार आप इस पैटर्न को याद करेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। के क्या होता है? पोटाशियम, इसे याद रखेंगे, कमल। Na क्या है? सोडियम, इसे बोलते हैं नाथ। Ca क्या है? कैल्शियम, इसे बोलेंगे का। Mg क्या है? मैग्नीशियम, याद रखना है माली। Al क्या है? एल्यूमिनियम, आलू। Zn क्या है? जिंक, इसे याद रखना है जरा। Fe क्या है? आयरन, इसे कैसे याद रखेंगे? फीके। Sn क्या है? टिन, इसे याद रखेंगे से। Pb क्या है? लेड, इसे याद रखेंगे पकाता। और H क्या है? हाइड्रोजन, पहले यहां से क्या करेंगे? हाइड्रोजन क्या है। तो आपने देखा क्या है सीरीज? कमल नाक का माली, आलू जरा फीके से पकाता है। तो कमल में क्या? पोटाशियम के, नाथ Na, Ca का, Mg माली, Al आलू, Zn जरा, Fe फीके, Sn से, Pb पकाता, H है। याद हो गया? उसके बाद इसे याद कैसे करेंगे? इसे बोलेंगे चा, इकट्ठा बोल देंगे
चाप। तो जब आप चाप की स्पेलिंग करते हैं तो क्या होता है, CHAAP। तो यहां C क्या है, दिस इज CU, H क्या है HG, A क्या है AZ, A क्या है AU, P क्या है PT। तो आपने पहला अक्षर याद किया, CHAAP, C कॉपर, HG मरकरी, AZ सिल्वर, AU गोल्ड, PT प्लेटिनम। ठीक है। So this is the reactivity series. This is also called the activity series. तो इस सीरीज में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं then the reactivity of metals will decrease. ठीक है। तो इसका मतलब सबसे ऊपर कौन है, पोटाशियम। तो नीचे जा रहे हैं, रिएक्टिविटी क्या होगी, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिक्रीजेस। तो सबसे ऊपर कौन है, के पोटाशियम। तो पोटाशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम उससे कम, कैल्शियम उससे कम, मैग्नीशियम उससे कम। इस तरह से चलते चलते नीचे क्या आ रहा है, प्लेटिनम। तो प्लेटिनम क्या है, दिस इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल एंड दिस इज कॉल्ड द रिएक्टिविटी सीरीज। सो नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स। सो पढ़ेंगे, द एटम्स ऑफ मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स एंड आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन दे कैन इजिली फॉर्म कैटायंस, while the atoms of non-metals have tendency to gain electrons and they can easily form anions. अब क्या होते हैं कैटायंस, क्या होते हैं अनायंस। आपने 9th क्लास में पढ़ा है, कैटायंस क्या है, these are the positively charged species, और अनायंस क्या है, these are the negatively charged species। कैटायन कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करने से, और अनायन कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करने से। तो जो मेटल एलिमेंट्स जो हैं, उनके एटम्स जो है, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन लूज करने टेंडेंसी है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं, इट मींस दे विल इजीली फॉर्म कैटायंस। और नॉन मेटल है, उनके एटम के अंदर टेंडेंसी है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, इट मींस दे विल फॉर्म अनायंस। अब ऐसा वो क्यों करना चाहेंगे, बिकॉज दे वांट टू अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। हर एलिमेंट के एटम क्या चाहते हैं कि उनके जो नजदीक में नोबल गैस है, उनकी कॉन्फिगरेशन उन जैसी हो जाए, तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे या इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। अब कैटायन बन गया पॉजिटिव चार्ज का स्पीशीज, अनायन बन गया नेगेटिव चार्ज का स्पीशीज। तो उसके बाद क्या होगा, दीज पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस अट्रैक्ट ईच अदर एंड दे आर हेल्ड विद ईच अदर बाय आयनिक बॉन्ड्स। तो ये अपोजिट चार्ज कैटायन और अनायन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, कैसे, बाय आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, एंड दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। और उसके बाद जो कंपाउंड बनता है, दीज आर कॉल्ड द आयनिक कंपाउंड्स। अब हम इसे एक एग्जांपल से क्लियर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ NaCl। हम जानते हैं NaCl दैट इज द सोडियम क्लोराइड, जो हमारे घरों में कॉमन साल्ट यूज होता है, उसका फॉर्मूला है NaCl। अब ये कैसे बनता है, दिस इज एन आयनिक कंपाउंड। आप देख रहे हैं इसमें सोडियम एलिमेंट का 1 एटम है, क्लोरीन का 1। तो होगा कैसे, सोडियम एलिमेंट 1 एटम लेना है हमें गैस स्टेज में। वी नो एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11, सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 281। नाउ sodium atom has tendency to lose the electron and it tends to acquire the nearest noble gas configuration of neon। अब हम जानते हैं नोबल गैसेस कौन सी हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, नियॉन का 10, आर्गोन 18, क्रिप्टॉन 36, जीनॉन 54 एंड रेडॉन इज 86। अब सोडियम क्या चाहता है कि उसकी कॉन्फिगरेशन, उसके नजदीक वाली नोबल गैस कौन सी है। तो आप देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो 11 किसके ज्यादा नजदीक है, नियॉन 10 के या आर्गोन 18 के। तो ये नियॉन 10 के ज्यादा नजदीक है, तो ये सोडियम क्या चाहेगा कि उसकी कॉन्फिगरेशन नियॉन जैसी हो जाए। तो नियॉन जैसा होने के लिए उसे 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, और हम जानते हैं सोडियम है भी क्या है, मेटल, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो आपकी चॉइस है, या तो लेफ्ट साइड -1 इलेक्ट्रॉन कर दो, नहीं तो राइट साइड 1 इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो क्या बनाएगा, Na पॉजिटिव बन जाएगा गैसेस, और कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगी, 2,8। नाउ वी आर हैविंग 1 क्लोरीन एटम, एटॉमिक नंबर क्या है, 17, 287। नाउ दिस क्लोरीन इज ए नॉन मेटल एंड इट हैज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो ये क्या चाहेगा कि मेरी कॉन्फिगरेशन आर्गोन जैसी हो जाए, क्योंकि ये 17 जो है 18 के नजदीक है। तो 17 यदि देखें तो 10 और 18 में से किसके नजदीक है, 18 के। तो क्लोरीन क्या चाहेगा कि मेरी कॉन्फिगरेशन आर्गोन जैसी हो जाए, तो वो कैसे होगा, इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये क्या बनाएगा, Cl नेट 288 हो जाएगा। अब क्या होगा, सोडियम कन्वर्ट हो चुका है Na पॉजिटिव में, क्लोरीन कन्वर्ट हो चुका है Cl नेगेटिव में। नाउ दिस Na पॉजिटिव आयन
will attract the Cl negative ions, and these oppositively charged ions are held with each other by ionic bond. ये आपस में दूसरे से आयनिक बॉन्ड से जुड़ेंगे and result into the formation of ionic compound, और क्या बन जाएगा? NaCl. So इस तरह से NaCl की फॉर्मेशन होगी. नेक्स्ट एग्जांपल ध्यान से देखिएगा. अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एक और आयनिक कंपाउंड का एग्जांपल ले रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ MgCl2. MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन कैसे होगी देखिएगा. अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि यहां पर किसी एलिमेंट के कितने एटम जरूरत पड़े हैं. तो यहां मैग्नीशियम का 1 एटम है और क्लोरीन के 2, तो वही सेम केस चलेंगे. मैग्नीशियम है गैसेस स्टेज में लेना है हमें 1 एटम, एटॉमिक नंबर 12 है, तो इट्स कॉन्फिगरेशन इज 282. मैग्नीशियम क्या चाहेगा? दिस इज ए मेटल, तो ये क्या चाहेगा कि इसकी कॉन्फिगरेशन नियरेस्ट नोबल गैस ऐसी हो जाए और इलेक्ट्रॉन लूज करके. तो मैग्नीशियम विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन. आपकी चॉइस लेफ्ट साइड -2 कर दें, नहीं तो इनको राइट साइड ले जाए और वहां +2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. ठीक है, तो आपके पास क्या होगा? मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके वो क्या रहेगा? Mg+2. ये चीज हो जाएगा. एंड नाउ दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी गेन्ड बाय 2 क्लोरीन एटम. 2 क्लोरीन एटम अलग अलग से हैं. ठीक है, ईच क्लोरीन एटम विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन, जैसा अभी अपने ऊपर देखा, एंड इट विल फॉर्म Cl नेगेटिव आयंस. दोनों ही क्लोरीन सेम सेकेंड क्लोरीन के साथ होगा. अब होगा क्या इसके बाद? नाउ Mg+2 आयन विल अट्रैक्ट दीज 2 Cl नेगेटिव आयंस. तो Mg+2 आयन क्या करेगा? इन दोनों Cl नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, अपोजिट चार्ज के आयंस हैं, एंड इट रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ MgCl2, दैट इज मैग्नीशियम क्लोराइड. तो जिस समय अपोजिटरी चार्ज आयंस ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया तो उसके बाद उनमें आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और जो कंपाउंड बनेगा दैट इज एन आयनिक कंपाउंड. सो इस तरह से MgCl2 और NaCl की फॉर्मेशन होगी. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन. तो याद रखिएगा, जब भी मेटल्स और नॉन मेटल आपस में मिलते हैं, तो मैग्नीशियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, तो जिस समय आपस में मिलते हैं देन दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड और उन कंपाउंड्स को बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स. नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स. अब आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहला पॉइंट है फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट की नेचर में किस फॉर्म में पाए जाएंगे? आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स, दे आर हार्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटिवली चार्ज्ड आयंस. किसी भी आयनिक कंपाउंड में अपोजिट चार्ज के आयंस एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हैं. इसी वजह से आयनिक कंपाउंड नेचर में किस फॉर्म में पाए जाएंगे? सॉलिड स्टेट में. These compounds are generally brittle. ठीक है, ब्रिटल है यानी कि इन्हें जब हम तोड़ेंगे तो ये अपना क्या नाम है पीसेस में ब्रेक हो जाएंगे एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड. नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. अब आप जानते हैं आयनिक कंपाउंड जो है वो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं. दे आर हेल्ड विद ईच अदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन. किसी भी आयनिक कंपाउंड में आयन से जुड़े हुए हैं और ये फोर्सेज क्या है? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं. इसी वजह से जो आयनिक कंपाउंड्स हैं दे हैव high melting and boiling points. It is due to the strong electrostatic forces of attraction and a large amount of energy is required to break the strong inter-ionic attractions. यानी कि दो अपोजिट चार्ज के आयंस के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, जब तक हम उन्हें तोड़ेंगे तभी जाके वो अलग होंगे, तभी क्या है वो मेल्ट होगा या बॉइल होगा. लेकिन ये फोर्सेस इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से उनके बीच के जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है उन्हें तोड़ने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड एंड दैट्स व्हाई दे हैव द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. नेक्स्ट पॉइंट है सॉल्युबिलिटी. जितने भी आयनिक कंपाउंड्स है दे आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर. वाटर में क्या है? सॉल्युबल है. एंड दे आर इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स सच एज केरोसिन, पेट्रोल एटसेट्रा. केरोसिन और पेट्रोल जैसे सॉल्वेंट्स के अंदर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ये क्या है? इनसॉल्युबल है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, सो यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड में. द आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और एक्वा सॉल्यूशन फेज. कि कोई भी आयनिक कंपाउंड यदि सॉलिड स्टेट में है तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, बट यदि वो मोल्टन स्टेट में है या एक्वा सॉल्यूशन फेज में है, इसका मतलब या तो हमने उसे मेल्ट किया हुआ है या उसे वाटर में डिसोल्व किया है
उस केस में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो आपको मैंने इसमें मेटल से नो मेटल का जो डिफरेंस बताया था, वहां मैंने बताया था कि कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब करेगा, जब या तो उसका फ्री आयंस हो या फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब आप देख रहे हैं आयनिक कंपाउंड है, आयंस तो होंगे, ठीक है, बट मैंने कंडीशन क्या बोली है, फ्री आयंस। दैट मींस यदि आयनिक कंपाउंड के पास फ्री आयंस होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होगी, और यदि नहीं होंगे तो नहीं होगी। तो देखिए इन सॉलिड स्टेट में क्या चीज है, द अपोजिटिवली चार्ज्ड आयंस आर हेल्ड विद ईच अदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। कि सॉलिड स्टेट में अपोजिट चार्ज वाले आयन क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से जुड़े हुए हैं, एंड दीज आयंस आर नॉट फ्री टू मूव हियर एंड देयर। ये आयन फ्री नहीं है इधर उधर मूव करने के लिए, दैट्स व्हाई दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। इट मींस आयंस तो है लेकिन फ्री आयंस नहीं है। बट इन मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन फेज जब हम उन्हें मेल्ट करते हैं या वाटर में डिसॉल्व करते हैं, देन उस केस में क्या होगा, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिकम वीक एंड दीज आयंस बिकम फ्री टू मूव हियर एंड देयर। तो सर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएंगी और ये आयन फ्री हो जाएंगे इधर उधर मूव करने के लिए, एंड दैट्स व्हाई दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन फेज। तो मोल्टन स्टेज और एक्वस सॉल्यूशन फेज उस समय में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। क्लियर? सो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट टॉपिक है अकरेंस ऑफ मेटल्स एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। अब बात आती है कि जो मेटल है, ठीक है, वो अर्थ के अंदर या नेचर के अंदर किस फॉर्म में पाई जा रही है। सो देखिए पहले, द अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। अब यहाँ दो मेन डेफिनेशंस आएंगी, वन इज मिनरल, सेकंड क्या आती है, ओर्स। अब मिनरल्स होता क्या है या ओर्स क्या है, कोई भी मेटल नेचर के अंदर जिस फॉर्म में अवेलेबल होगी दैट इज कॉल्ड द मिनरल। और उन मिनरल में से हम एक ऐसा मिनरल सिलेक्ट करेंगे, सपोज कीजिए कोई मेटल है नेचर के अंदर बहुत सारी फॉर्म्स में पाई जा रही है, तो उन सभी फॉर्म्स को हम क्या बोलेंगे, मिनरल्स। तो उनमें से हम एक पर्टिकुलर मिनरल सिलेक्ट करेंगे जिससे मेटल का एक्सट्रैक्शन इजी है एंड कंफर्टेबली है, यानी कि कन्वीनियंटली है, प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली। तो उसे हम क्या बोलते हैं, ओर। ठीक है, एक है डेफिनेशन मिनरल, दूसरा क्या है ओर। तो मिनरल क्या होता है, देखिए, द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के अंदर जो भी एलिमेंट्स या जो भी नेचुरल कंपाउंड्स अवेलेबल हो रहे हैं किसी मेटल के, दीज आर कॉल्ड मिनरल्स। अब ओर्स क्या हैं, दोज मिनरल्स विच कंटेन ए वेरी हाई परसेंटेज ऑफ ए पर्टिकुलर मेटल। पहली कंडीशन क्या है, मिनरल के अंदर उस मेटल की परसेंटेज हाई होनी चाहिए, एंड दिस मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देम। और उस मेटल को उस मिनरल से निकालना आसान भी हो, और प्रॉफिटेबली मींस मेटल जो है ज्यादा अमाउंट में है, यानी कि उसकी परसेंटेज ज्यादा है। दिस इज कॉल्ड द ओर। उसे क्या बोलते हैं, ओर। इट मींस एक मेटल के मिनरल तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उन मिनरल में से एक ऐसा मिनरल सिलेक्ट करना है जिसमें मेटल की परसेंटेज ज्यादा हो और उस मेटल को निकालना आसान भी हो और प्रॉफिटेबली भी निकाला जा सके, यानी कि अमाउंट वाइज ज्यादा भी मेटल निकले। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड ओर। अब नेक्स्ट टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। सम मेटल्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इन द फ्री स्टेट। ये फैक्ट आपको याद होने चाहिए। कुछ मेटल्स तो अर्थ क्रस्ट के अंदर कैसे पाई जा रही है, फ्री स्टेट में। सम आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स, कुछ कंपाउंड्स की फॉर्म में है। अब अपने एक्टिविटी सीरीज पढ़ी है, द मेटल्स एट द बॉटम ऑफ एक्टिविटी सीरीज दे आर लीस्ट रिएक्टिव, सो दे आर ऑफन फाउंड इन द फ्री स्टेट। जैसे आपने देखा था कि कमलनाथ कमाली वाली जो मैंने अभी सीरीज से ऊपर करवाई थी, उसमें जो मेटल नीचे नीचे है चाप कैटेगरी वाली, जो मैंने बताया था कॉपर, Hg, Ag, Au, Pt, ये मेटल कैसी हैं, दे आर द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, सो दे आर फाउंड इन द फ्री स्टेट। फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एंड कॉपर, ये सभी कैसे हैं, दे आर प्रेजेंट इन द फ्री स्टेट। इनमें कॉपर एंड सिल्वर जो है, दे आर आल्सो फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट एज देयर सल्फाइड और ऑक्साइड ओर्स। कॉपर और सिल्वर जो है कंबाइंड स्टेट में ही मिलते हैं, जबकि Ag, Au और प्लेटिनम ये सभी क्या है, फ्री स्टेट में ही मिलेंगी। द मेटल एट द टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, तो टॉप पे कौन सी थी, कमलनाथ, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। दे आर सो रिएक्टिव दैट दे आर नेवर फाउंड इन द नेचर एज फ्री एलिमेंट्स। ये कभी भी फ्री एलिमेंट्स के रूप में नहीं मिलते क्योंकि इतनी ज्यादा रिएक्टिव हैं। अब इनके बाद की, यानी कि कमलनाथ का माली आलू, इसके बाद कौन सी है, जरा फीके से, ये सब जो है, ये सभी मेटल जो है, दीज आर द मेटल इन द मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज। जो एक्टिविटी सीरीज के मिडल में है, सच है जिंक है, आयरन है, लेड है, दे आर मॉडरेटली एक्टिव एंड दे आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट मेनली एज ऑक्साइड के रूप में मिलेंगी, सल्फाइड्स के या कार्बोनेट्स। तो सबसे पहले तो यही देखना है कि कौन सी मेटल नेचर के अंदर मेनली किस फॉर्म में अवेलेबल होगी। तो जो टॉप वाली है वो कैसी है,
कंपाउंड्स की फॉर्म में मिलेंगी, ठीक है। जो मिडिल वाली हैं वो ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स के रूप में मिलेंगी, और जो बॉटम में पड़ी है वो लीस्ट एक्टिव है, वो कैसे मिलेंगी, फ्री स्टेट में। सो ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी द मेटल्स आर ग्रुप्ड इन 3 कैटेगरीज। तो रिएक्टिविटी के बेस पर हम मेटल को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, और एक्सट्रैक्शन का मेथड भी उसी के बेस पर डिसाइड करेंगे। पहला है मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, ठीक है, कॉपर, एजी, एयू, पीटी वाली, ठीक है, मेनली एचजी, एजी, एयू और पीटी ये ज्यादा रहते हैं। सेकंड है मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, जैसा मैंने बताया जिंक, आयरन, लेड वाली। एंड मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, इसमें कौन सी है, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। सो ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी द मेटल्स आर ग्रुप्ड इन 3 कैटेगरी। मेटल को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी एंड मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। एंड डिफरेंट टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ दीज मेटल्स बेस्ड अपॉन देयर रिएक्टिविटीज। हर मेटल की रिएक्टिविटी के हिसाब से डिफरेंट टेक्निक्स यूज होंगी। तो इन 3 कैटेगरी के हिसाब से देखेंगे कि मेटल किस कैटेगरी से बिलोंग कर रही है, लो रिएक्टिविटी वाली है, मॉडरेटली रिएक्टिविटी वाली है या हाई रिएक्टिविटी वाली, और उसी के बेस पर हम डिसीजन लेंगे। द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स आर, कभी भी हमें किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है तो ये 3 मेन स्टेप चलेंगे, ठीक है। सबसे पहला होगा एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, ये थोड़ा सा गलत लिखा है, एनरिचमेंट ऑफ वार्स लिखा है, ये वार्स ना हो गया, क्या है, एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। सबसे पहले ओर्स को एनरिच किया जाएगा, अभी बताते हैं एनरिच का मतलब क्या है। सेकंड है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, और सबसे लास्ट मेथड है रिफाइनिंग ऑफ मेटल, मेटल की प्योरिफिकेशन। तो सबसे पहली चीज आती है इनरिचमेंट ऑफ ओर्स। अब इनरिचमेंट ऑफ ओर्स का मतलब क्या है, बहुत सिंपल सा केस है, यह कंपल्सरी है कि हमें ओर्स को एनरिच करना है। एनरिच का मतलब क्या होगा, आप देखिएगा। ओर्स माइंड फ्रॉम द अर्थ are usually contaminated with the large amount of impurities such as soil, sand, etc. जब भी ओर्स को जमीन के अंदर से निकालेंगे, माइनिंग के थ्रू निकालेंगे, तो उस समय उनके साथ बहुत सारी इंप्योरिटीज जुड़ी होंगी, जैसे जस्ट लाइक सोइल जुड़ी हो सकती है, सैंड जुड़ी हो सकती है। दीज इंप्योरिटीज आर कॉल्ड गैंग। इन इंप्योरिटीज को हम क्या बोलते हैं, गैंग, ठीक है। एंड दीज इंप्योरिटीज मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द ओर प्रायर टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो आप लोग मैंने 3 स्टेप बताए, जैसे ये बताए 1 2 3। तो ये फर्स्ट स्टेप है, हमें सेकंड स्टेप पे जाने से पहले उन इंप्योरिटीज को रिमूव करना जरूरी है, ठीक है। सो एंड द प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ दीज इंप्योरिटीज आर नोन एज एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। तो जो भी प्रोसेस, जो भी टेक्निक्स एम्प्लॉय की जाएंगी, ठीक है, ओर्स में से इन अनवांटेड इंप्योरिटीज को बाहर निकालने के लिए, यानी कि गैंग पार्टिकल्स को बाहर निकालने के लिए, उन सब को हम क्या बोलते हैं, उन सभी स्टेप्स को इकट्ठा क्या बोलते हैं, एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। इट मींस जब भी ओर्स को माइनिंग के थ्रू जमीन से निकाला तो उसमें उनके साथ कुछ इंप्योरिटीज जुड़ी हैं, जैसे जस्ट लाइक सोइल जुड़ी है, सैंड जुड़ी है, उन सभी इंप्योरिटीज को हम क्या बोलते हैं, गैंग। और उन इंप्योरिटीज को एक्सट्रैक्शन के स्टेप, यानी कि सेकंड स्टेप करने से पहले उन इंप्योरिटीज को और से सेपरेट करना जरूरी है, ठीक है, उसे बाहर निकालना जरूरी है। तो उसके लिए जो प्रोसेसेस या जो टेक्निक इंप्लॉय की जाएंगी, उन सभी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, ठीक है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि हमने मेटल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, तो अब हर कैटेगरी के लिए एक्सट्रैक्शन का मेथड डिफरेंट होगा। पहला है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज। जो मेटल एक्टिविटी सीरीज में लो है, कौन सी होगी, मरकरी, एजी, एयू और पीटी, इन सब की बात करें। मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव एंड द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल्स बाय हीटिंग अलोन। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इनके मेटल ऑक्साइड्स को मुझे मेटल में कन्वर्ट करना है, तो जस्ट यहां क्या करना पड़ेगा, सिंपली उसे हीट करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल सिनाबार HgS जो है, दिस इज एन अलॉय ओर ऑफ मर्करी। व्हेन हीटेड इन एयर it is firstly converted into mercuric oxide and the mercuric oxide is then reduced to mercury on further heating। तो देखिएगा नॉर्मली क्या है, इनके ऑक्साइड्स को जस्ट हीट करना है। तो यदि कोई ऑलरेडी ऑक्साइड फॉर्म में अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है तो पहले ऑक्साइड में बदलेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसे हीट करेंगे तो क्या बन जाएगी, मेटल। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया मर्क्यूरी का और कौन सा है, HgS। सबसे पहले ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, HgO, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज, ठीक है। और उसके बाद इस HgO को, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जब हम हीट करेंगे तो क्या आ जाएगा, मरकरी, और साथ में क्या रहेगा, ऑक्सीजन, ठीक है। ये चीज आ जाएगा। और स्टेट की बात करें तो इसे बैलेंस भी करेंगे, तो ये HgS सॉलिड स्टेट में है, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में है,
HgO, मर्क्यूरी ऑक्साइड ये भी सॉलिड स्टेट में है, सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस स्टेट में है, सॉलिड हो गया, मर्क्यूरी कौन सी फॉर्म में लिक्विड है, O2 गैस। जब हम इसे बैलेंस करते हैं तो बैलेंस करते टाइम क्या रहेगा, ये बैलेंसिंग है 2HgS प्लस 3O2 दैट इज 2HgO प्लस 2SO2। अब 2HgO ब्रेक होगा, ये क्या आएगा 2HgO प्लस O2 क्लियर। सो ये है हमारे पास मेथड। Similarly, copper, which is found as Cu2s in nature, can be obtained from its ore by just heating in the air। तो कॉपर सल्फाइड है, उसको भी इसी तरह से जैसे मर्क्यूरी सल्फाइड को किया है, ऐसे कॉपर ऑक्साइड को भी कैसे करेंगे, हमारे पास कॉपर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो Cu2s है O2 साथ रिएक्शन करेगा, ये भी क्या बनेगा Cu2O SO2। अब उसमें क्या था, हमने Cu2O को मतलब मर्क्यूरी जो मेटल ऑक्साइड है उसको हीट किया था, जबकि यहां पर क्या है, ये Cu2O इस अनरिएक्टेड Cu2s के साथ मिलेगा और ये बनेगा, हीट करने पे क्या बनेगा, कॉपर और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज। ठीक है, तो अब बैलेंस किया हमारे पास, तो ये क्या आएगा 2Cu2s प्लस 3O2, बिल्कुल सेम वैसे ही 2Cu2O प्लस 2SO2। अब ये क्या करेगा 2Cu2O Cu2s साथ मिलेगा, ये बनेगा 6 कॉपर प्लस SO2 क्लियर, ये चीज ठीक है क्लियर। सो इन दिस केस कॉपर मेटल इज ऑब्टेन, और यहां हमें करना क्या है, जस्ट हीट करना है। सो मेटल्स प्रेजेंट लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज, उन्हें कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, बाय ओनली हीटिंग ऑफ देयर ऑक्साइड्स। अब नेक्स्ट कैटेगरी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन द मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज। मिडल में कौन सी होगी, जरा जेडेन हो गया, जरा फीके से, इन सब की बात कर रहे हैं। द मेटल्स इन द मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज सच एज आयरन, जिंक एंड लेड, these are moderately reactive, so they are usually present as sulfides or carbonates in nature। ये नेचर में किस फॉर्म में अवेलेबल होंगे, या तो सल्फाइड्स की फॉर्म में अवेलेबल होंगे या फिर कार्बोनेट्स के रूप में अवेलेबल होंगे। एंड these metal sulfides and carbonates have to be converted into metal oxide before reduction। तो सबसे पहले इन मेटल सल्फाइड को या मेटल कार्बोनेट को हम मेटल ऑक्साइड में बदलेंगे और उसके बाद उनकी रिडक्शन करेंगे, फिर बनेगी हमारे पास मेटल कौन सी, जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के मिडिल में है। अब हमारे पास मैंने बताया मेटल के जो ओर्स हैं वो किस फॉर्म में होने चाहिए, आयरन, जिंक, लेड वाले इन मेटल के ओर्स जो हैं वो किस फॉर्म में होने चाहिए, सल्फाइड से कार्बोनेट्स के रूप में। तो इन दोनों को हमें किस में बदलना है, ऑक्साइड में। तो यहाँ पर दो मेन मेथड हैं। फर्स्ट टर्म इज द रोस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है रोस्टिंग। रोस्टिंग होता क्या है, द कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड ओर्स ऑफ एनी मेटल इनटू देयर ऑक्साइड्स by heating strongly in the presence of excess of air। हमें क्या करना है, किसी मेटल का सल्फाइड ओर्स लेना है, इन मेटल को जो रिएक्टिविटी सीरीज के मिडिल में है, उसको स्ट्रांगली हीट किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। O2 की ओपन सप्लाई में हीट करेंगे, ठीक है, तो उससे वो सल्फाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उनके ऑक्साइड में। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रोस्टिंग, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड। फॉर एग्जांपल, जैसे अब आपने दिया, suppose we are having the zinc sulfide, ZnS है, this is heated in the open supply of air या in the excess of air, तो क्या होगा, जिंक सल्फाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड में, एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड। क्लियर। तो यहां पे जिंक सल्फाइड कौन सी फॉर्म में है, सॉलिड, O2 गैस है, जिंक ऑक्साइड ये भी क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। हमने इसे क्या किया है, हीट किया है, तो बैलेंस करा। सो ये चीज हो गया, दिस इज कॉल्ड द रोस्टिंग, इसे क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। अब कई बार क्या है, इन मेटल के कार्बोनेट्स हैं, तो वहां हम डिफरेंट मेथड यूज करेंगे, दैट इज द कैल्सिनेशन। क्या स्टेप है, कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन होता क्या है, द कन्वर्जन ऑफ carbonate ores of any metal into their oxides by heating strongly in the limited supply of air or absence of air। तो जिस समय हमारे पास ये मिडल रिएक्टिविटी वाली मेटल जो है कार्बोनेट स्टेज में है,
तो उन कार्बोनेट्स को हम हीट करेंगे इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर या फिर एब्सेंस ऑफ एयर में। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कैल्सिनेशन। रोस्टिंग में क्या करना था? इन द ओपन सप्लाई ऑफ एयर या एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर में हमें हीट करना था। यहां क्या उसे लिमिटेड सप्लाई में या फिर बिल्कुल ही एब्सेंस में हीट करेंगे। वहां क्या था? सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज। आप देखिएगा SO2 क्या थे? सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन यहां क्या है? ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज। इसमें क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल, मान लो जिंक मेटल है, उसका और किस फॉर्म में अवेलेबल है? कार्बोनेट की। सो इट मींस सपोज कीजिए वी आर हैविंग जिंक कार्बोनेट, तो यहां क्या है? इसे हीट करना है इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर या इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो कुछ हमने नहीं डाला, ऐड नहीं किया, तो ये ब्रेक होगा, किसमें टूटेगा? ZnO सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो मेन हमारा पर्पस क्या है? भले हम रोस्टिंग करें, भले हम कैल्सिनेशन करें, दोनों ही केस में हमें क्या है? मेटल के सल्फाइड्स या कार्बोनेट जिस फॉर्म में भी अवेलेबल है उसे किस में कन्वर्ट करना है? मेटल ऑक्साइड में। और अभी तो हमें मेटल चाहिए, तो मेटल ऑक्साइड के फर्दर क्या करनी पड़ेगी? रिडक्शन। क्या करनी पड़ेगी? रिडक्शन। तो अब जरा देखिए, आफ्टर रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन प्रोसेस द मेटल ऑक्साइड्स आर फॉर्म। अभी आपने देखा रोस्टिंग किया, उसमें मेटल ऑक्साइड बन गया, रिडक्शन किया, उसमें मेटल ऑक्साइड बन गया। दीज मेटल ऑक्साइड्स आर देन रिड्यूस्ड टू कोरस्पॉन्डिंग मेटल by using some special reducing agents such as coke, carbon monoxide etc. तो उसके बाद इन मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? कुछ स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करके। और कौन कौन से सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज हो सकते हैं? जैसे कोक यूज हो सकता है, कार्बन मोनोक्साइड एक्सेट्रा यूज हो सकते हैं। तो जरा देखिए एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड विद कोक, तो हमारे पास क्या है? अब देखिए सल्फर, चाहे हमने रोस्टिंग किया चाहे कैल्सिनेशन, दोनों ही केस में सल्फाइड या कार्बोनेट किसमें बदल गए हैं? ऑक्साइड में। तो जिंक ऑक्साइड इज हीटेड विद द कोक, इसे कोक के साथ हीट करते हैं। तो कोक क्या है? दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा? मेटल ऑक्साइड को बदल देगा मेटल में, जिंक ऑक्साइड को बदल Zn में, और कोक खुद क्या बना देगा? कार्बन मोनोक्साइड। क्या बना देगा? CO। ठीक है। यदि हम इसकी बजाय कार्बन मोनोक्साइड, यहां कार्बन मोनोक्साइड CO लेते तो उस समय यहां क्या बन जाता? CO2। क्लियर? इट मींस यदि कोक लेंगे तो उसका कार्बन मोनोक्साइड बनना है, और यदि कार्बन मोनोक्साइड लेंगे तो उसका क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड खुद किसमें बदल जाएगा? मेटल में। क्लियर? अब ये तो बात आ गई कि हमने रिडक्शन कर दी, यानी कि हमारा मेटल ऑब्टेन हो चुका है। अब आता है कि बिसाइड्स यूजिंग कोक और कार्बन मोनोक्साइड, नॉर्मली तो हमें क्या यूज करना है? कोक यूज करना है या कार्बन मोनोक्साइड यूज करना है। समटाइम्स द हाईली रिएक्टिव मेटल्स such as sodium, calcium, aluminium etc. are also used as reducing agent. मतलब नॉर्मली तो हम कोक यूज करेंगे या कार्बन मोनोक्साइड, लेकिन कुछ केसेस में जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है सच एज सोडियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, उनको भी रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज किया जा सकता है। यानी कि वो भी क्या कर सकते हैं? मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करने में यूज हो सकते हैं। रीजन क्या है? अब हाईली रिएक्टिव मेटल क्यों नहीं है? बिकॉज दे कैन डिस्प्लेस मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी फ्रॉम देयर कंपाउंड्स। तो वो क्या करेंगे? लो रिएक्टिविटी कंपाउंड्स में से, लो रिएक्टिविटी वाले जो मेटल हैं उनके कंपाउंड में से उन मेटल्स को बाहर निकाल देंगे और खुद जाके जुड़ जाएंगे। फॉर एग्जांपल, आप जरा देखिए, whenever manganese dioxide is heated with the aluminum powder, then following reactions will take place. तो क्या होगा उस केस में? हमने मैग्नीज डाइऑक्साइड लिया, उसकी रिएक्शन किससे की है? एल्यूमिनियम मेटल से। तो देखिएगा कैसे। मैग्नीज डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है MnO2, उसकी रिएक्शन हमने एल्यूमिनियम से की। एल्यूमिनियम क्या है? हाईली रिएक्टिव मेटल है। तो ये एल्यूमिनियम क्या करेगा? MnO2 में से Mn को बाहर निकाल देगा और खुद जाके जुड़ जाएगा, ये बनाएगा Al2O3 और मैग्नीज बाहर। तो जरा देखिएगा, इसे बैलेंस करेंगे तो ये आ जाएगा, यहां 4Al कर देंगे। यहां बैलेंसिंग के टाइम पे 2Al ना आके 4Al आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2Al2O3 और साथ में क्या है? 3Mn। ठीक है, क्लियर? और साथ में इसके साथ साथ क्या है? हीट रिलीज होगी। सो व्हेनेवर मैग्नीज डाइऑक्साइड इज हीटेड विद द एल्यूमिनियम पाउडर के साथ हमने इसे हीट किया, देन फॉलोइंग रिएक्शन विल टेक प्लेस और MnO2 खुद किसमें बदल जाएगा? Mn में। मैग्नीज डाइऑक्साइड मैग्नीज में कन्वर्ट हो जाएगा और एल्यूमिनियम जो है मेटल है उसका खुद का क्या बन जाएगा? ऑक्साइड, और हीट रिलीज होगी। ठीक है,
अब बताते हैं दीज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अपने इसमें क्या हुआ क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही है। हाईली रिएक्टिव मेटल ने क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल को रिमूव कर दिया, रिप्लेस कर दिया। सो दीज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और हाईली एक्सोथर्मिक। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसी है, दे आर हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है। एंड द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड इज सो लार्ज दैट द मेटल्स आर प्रोड्यूस्ड इन मोल्टन स्टेट। कि यहां पर मेटल जो बनेंगे वो किस स्टेज में मिलेंगे, मोल्टन स्टेट में, यानी कि मेल्टेड फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है। व्हेनेवर रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम टेक प्लेस, जिस समय हम आयरन ऑक्साइड फार्मूला क्या होता है Fe2O3, इसी तरह Fe2O3 की रिडक्शन जब हमने एल्यूमिनियम से किया। सो व्हेनेवर रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम टेक प्लेस देन मोल्टन आयरन इज फॉर्म। तो उस समय रिएक्शन क्या होगी, पहली बात Fe2O3 में एल्यूमिनियम डाला तो एल्यूमिनियम क्या है, दिस इज हैविंग द हाई रिएक्टिविटी देन आयरन, आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है। आप सीरीज को भी देख सकते हैं, कमलनाथ कमाली वाली सीरीज, उसमें आलू जो है फीके से ऊपर आता है, यानी कि एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी आयरन से ज्यादा है। तो वो क्या करेगा, Fe2O3 में से Fe को बाहर निकाल देगा और खुद जाके वहां जुड़ जाएगा, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। तो उस केस में ये हमारे पास बनेगा। सो इन दिस केस मोल्टन आयरन इज फॉर्म। ठीक है, आयरन मिलेगा कौन सी फॉर्म में मिलेगा, मोल्टन फॉर्म में। एंड दिस इज यूज्ड टू जॉइन द रेलवे ट्रैक्स और क्रैक्ड मशीन पार्ट्स। तो रेलवे ट्रैक में कहीं कहीं गैप आ जाता है तो उसको फिलअप करने के लिए, और जो मशीन के अंदर कुछ पार्ट क्रैक हो जाते हैं उसको भी फिलअप करने के लिए इस मोल्टन आयरन का यूज करते हैं। दिस इज द मोल्टन आयरन, दिस आयरन इज इन द लिक्विड स्टेज एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज द थर्मिट रिएक्शन। थर्माइट लिखा है, थर्मिट रिएक्शन है। तो क्वेश्चन भी आ जाता है व्हाट इज थर्मिट रिएक्शन, तो आप बताएंगे व्हेनेवर iron or reduction of iron oxide with aluminium take place, then molten iron is formed and this is used to join the railway tracks or cracked machine parts and this reaction is known as the thermit reaction। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, थर्मिट रिएक्शन। तो यहाँ स्टेज देखिए चले, Fe2O3 कौन सी फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में। एल्यूमिनियम भी कौन सी फॉर्म में है, यहाँ सॉलिड फॉर्म में है। उसके बाद Al2O3 ये किस फॉर्म में बनेगा, ये सॉलिड फॉर्म में। और Fe जो निकलेगा वो किस फॉर्म में निकलेगा, लिक्विड फॉर्म में, और साथ में हीट रिलीज। क्लियर। अब ये था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल प्रेजेंट एट द मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज। अब हम बात करके चलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज। कुछ मेटल यदि बात करके चले एक्टिविटी सीरीज में टॉप पे है, टॉप पे मीन उनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई है। कौन सी होगी, सोडियम, पोटाशियम, ये सभी, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आगे ये जो भी है। So these metals present at the top of reactivity, the metal present at the top of reactivity series are very reactive and they cannot be obtained from their compounds by heating with carbon। इन मेटल्स को कार्बन के साथ हीट करके नहीं बनेगा, यानी कि हमने इनके ऑक्साइड्स लेके उसको कार्बन साथ हीट कर दिया कोक साथ, उससे नहीं बनेगी ये मेटल। These metals are obtained by the electrolytic reduction। इनके लिए स्पेशल मेथड यूज करते हैं, that is the electrolytic reduction। For example, sodium, magnesium and calcium are obtained by the electrolysis of their molten chloride। हम जब मुझे सोडियम ऑब्टेन करना है, मैग्नीशियम ऑब्टेन करना है, कैल्शियम ऑब्टेन करना है, तो हम उसमें क्या करेंगे, उन एलिमेंट्स के मोल्टन क्लोराइड्स लेंगे। जैसे सोडियम का सोडियम क्लोराइड NaCl, मैग्नीशियम का MgCl2, कैल्शियम का CaCl2, ये लिए जाएंगे और उसके क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रोलिसिस। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस these metals are deposited at cathode। मेटल कहाँ आ जाएंगी, कैथोड पे, whereas chlorine is liberated at anode। सब देखिएगा कि हमारे पास कैसे रिएक्शंस होंगी। हमें क्या लेना है, मोल्टन क्लोराइड्स लेने हैं और उनकी क्या करने, इलेक्ट्रोलिसिस। जैसे सपोज कीजिए यू आर हैविंग सोडियम क्लोराइड, NaCl है, मोल्टन फॉर्म में ले लिया। जब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं देन व्हाट विल हैपन, दिस विल डिसोसिएट इनटू आयंस। पहला क्या बनेगा, Na पॉजिटिव, दूसरा क्या बनेगा, Cl नेगेटिव एट कैथोड। अब कैथोड पे कौन जाएगा, कैटायन। कैटायन कौन सा है, Na पॉजिटिव जाएगा। अब याद रखिएगा, कैटायंस विल मूव टुवर्ड्स कैथोड एंड दे गेट डिस्चार्ज्ड। डिस्चार्ज का मतलब क्या है, जितना इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो उतने इलेक्ट्रॉन गेन कर देगा। तो +1 है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये क्या बनेगा, Na, यानी कि सोडियम मेटल पहुंच जाएगी कैथोड पे एट एनोड। अब एनोड पे कौन जाएगा, अनायन। अब अनायन कौन सा है हमारे पास, Cl नेगेटिव। तो Cl नेगेटिव विल मूव टुवर्ड्स एनोड। याद रखिएगा, कैटायन जाएंगे कैथोड पे, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, और अनायन जाएंगे एनोड पे और जितना नेगेटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन लूज। तो Cl नेगेटिव एनोड पे क्या, 1 इलेक्ट्रॉन लूज, क्या बन जाएगा, Cl।
अब आपको ये देखना है Cl नेचर में किस फॉर्म में अवेलेबल है, Cl2, तो हम यहाँ 2 करेंगे, तो जैसे ही 2 करेंगे इस पूरी रेशन को 2 से मल्टीप्लाई, ये कर दिया। उसके बाद हमें इलेक्ट्रॉन इक्वल करने हैं। अब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, ऊपर क्या है 1, तो ऊपर वाली रिएक्शन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 2Na पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, दैट विल गिव 2Na। तो आपने क्या देखा, कैथोड पे क्या चीज आई है, Na क्या है, सोडियम, तो सोडियम मेटल इज डिपॉजिटेड एट कैथोड। तो देखिएगा ये लाइन मैंने बता भी थी, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस दीज मेटल्स आर डिपॉजिटेड एट कैथोड। मेटल कहां पे डिपॉजिट होंगी, कैथोड पे। और एनोड पे क्या है, Cl2 क्लोरीन, ये क्या है, गैस है, एंड क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड एट एनोड। और क्लोरीन गैस कहां पे आएगी, एनोड पे। क्लियर और नॉट? सो दिस इज द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। तो अब तक हमने ये तीनों मेथड पढ़े, तीनों मेथड से हमने मेटल को ऑब्टेन कर लिया। और मैंने आपको बताया था कि हमारे पास किसी मेटल के एक्सट्रैक्शन में हमारे पास 3 मेन स्टेप्स चलते हैं। सबसे पहला स्टेप था, ये देखिएगा, एनरिचमेंट ऑफ फोर्स, ये हो चुका है हमारा। सेकंड था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल भी एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। अब बात आती है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। रिफाइनिंग का मतलब क्या है, हमने फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप में मेटल ऑब्टेन तो कर ली, लेकिन हो सकता है उसके साथ अभी भी कुछ इंप्योरिटी जुड़ी हो। तो उन सभी इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए जिन जिन मेथड्स को हम अप्लाई करेंगे, दिस इज कॉल्ड द रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो देखिएगा, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, मेटल्स ये लास्ट स्टेप है हमारे पास मेटल के एक्सट्रैक्शन का। The metals produced by the various reduction processes are not very pure. They contain impurities which must be removed to obtain the pure metal. अब नॉर्मली जो मेटल हमने सेकेंड स्टेप तक ऑब्टेन की, यानी कि एक्सट्रैक्शन की जहां तक, तो वहां तक मेटल जो मिलती है, लेकिन कई बार क्या है, वो मेटल के साथ अभी भी कुछ इंप्योरिटीज जुड़ी होती हैं। ठीक है, और उन इंप्योरिटीज को दूर करना जरूरी है कभी भी प्योर मेटल को ऑब्टेन करने के लिए। सो उन इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए जो भी मेथड अप्लाई करेंगे, दैट इज कॉल्ड द रिफाइनिंग ऑफ मेटल। सो द प्रोसेसेस और टेक्निक्स एम्प्लॉयड फॉर द रिमूवल ऑफ इम्प्योर मेटल टू गेट प्योर मेटल। ठीक है, इम्प्योर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम इम्प्योर मेटल, यहाँ थोड़ा सा वर्ड ये कर लेंगे, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम इम्प्योर मेटल टू गेट प्योर मेटल, दिस इज कॉल्ड द रिफाइनिंग ऑफ मेटल। अब यहाँ एक स्पेशल टेक्निक यूज होती है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। अब क्या है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, जरा देखिएगा, मैनी मेटल्स सच एज कॉपर, जिंक, निकल, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलिटिकली। कैसे? अब इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, जैसा भी अपने ऊपर इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन पड़ा है, वैसा ही ये मेथड है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज करेंगे। इन दिस प्रोसेस द इम्प्योर मेटल इज मेड एनोड एंड ए थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड कैथोड and a solution of metal salt is used as an electrolyte। तो यहां पर एक इम्प्योर मेटल है, उसे तो बनाया जाता है एनोड, एक प्योर मेटल की पतली सी स्ट्रिप लेते हैं, उसे बनाते हैं कैथोड, एंड ए सॉल्यूशन ऑफ मेटल साल्ट, किसी मेटल साल्ट, उसी मेटल का जो साल्ट है उसका सॉल्यूशन को क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट, जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, देन द इम्प्योर मेटल फ्रॉम एनोड डिसॉल्व्स इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट में से जो एनोड में से इंप्योर मेटल कहां जाएगी, इलेक्ट्रोलाइट में, while an equivalent amount of pure metal from the electrolyte is deposited on the cathode। ठीक है, अब कैसे होगा, जरा इसको मैं एक एग्जांपल से बताऊंगा। नीचे आप डायग्राम देख रहे हैं, तो आपने क्या देखा, ये डायग्राम जो है किसका है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का है। दिस इज द डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर मेटल। ठीक है, तो इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लिया है, CuSO4, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यानी कि थोड़ा बहुत एसिड मिक्स है, CuSO4 है, और उसमें बहुत माइन्यूट अमाउंट में हमने H2SO4 भी डाला है। अब यहां पर इसमें दिस इज द इलेक्ट्रोलाइट टैंक, ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट टैंक है। इस टैंक के अंदर हमने एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, कॉपर सल्फेट और H2SO4 मिक्स है। इसमें क्या होगा, इम्प्योर मेटल इज मेड एनोड, जो एनोड है वो किस चीज की बनी है, कॉपर मेटल की, लेकिन वो किसका है, इम्प्योर कॉपर का लेना है। इम्प्योर कॉपर जो मेटल है, इट एक्ट एज एनोड एंड ए थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल, ए प्योर मेटल की स्ट्रिप है, प्योर कॉपर की स्ट्रिप, दैट विल एक्ट एज कैथोड। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, व्हेनेवर इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे,
तो देखिएगा क्या होना है यहां। तो सबसे पहले कॉपर सल्फेट है, इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर ये डिसोसिएट होगा, ये बनाएगा Cu+2 SO4-2, ठीक है। अब थोड़ा बहुत एसिड भी डालवा तो H2SO4, वो भी इलेक्ट्रिसिटी पास करने से टूटेगा, वो बनाएगा 2H पॉजिटिव प्लस SO4-2। अब एट कैथोड, सबसे पहले देखिए एट एनोड, एनोड से क्या होगा, इम्प्योर कॉपर जो है हमारे पास वो यहां से टूट के आएगी कहां पर, इलेक्ट्रोलाइट टैंक के अंदर। तो यहां कॉपर डिसोसिएट होगी, इम्प्योर कॉपर, वो क्या करेगी, टूटेगी, Cu+2 आयन एंड 2 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, और ये Cu+2 आयन कहां जाएंगे, टैंक के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। एट एनोड, कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, अब इस सॉल्यूशन में से Cu+2 आयन, जितने Cu+2 आयन एनोड से टूट के इसके अंदर आए हैं, उतने Cu+2 आयन अब सॉल्यूशन में से जाएंगे कैथोड की तरफ, और वो वहां पे इलेक्ट्रॉन गेन करके प्योर मेटल के रूप में डिपॉजिट हो जाएंगे। हेलो, आ गए क्या सर? हाँ, कोई नहीं, बार सिक्योरिटी गार्ड से बात करा दो। बोल दो 301 टावर साथ में आना है, या 904 ही बोल दो, सीधा 904 में मिलता हूं। हाँ, 904 टावर साथ में भेज दो इन्हें। सो होगा क्या आपके पास, देखिए यहां जो ऑब्जर्वेशंस में बताए भी हैं, द सोल, यहां पर क्या होगा, ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट द इम्प्योर मैटर फ्रॉम द एनोड डिसॉल्व्स इनटू द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट में इम्प्योर मैटर एनोड से आएगी, ठीक है, वो टूटेगी, आयनाइज होके Cu+2 बनेंगे, और वो सभी कहां जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट टैंक में। व्हाइल एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड, और उस समय में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट में से उतने ही Cu+2 आयन कैथोड के ऊपर जाएंगे, और वहां पर वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर मेटल बना देंगे। द सोल्युबल इम्प्योरिटीज गो इनटू द सॉल्यूशन, तो यहां से ध्यान दीजिएगा, एनोड डिसोसिएट हो रही है, ये एनोड डिसोसिएट होगी, ये क्या बनाएगी, Cu+2 आयन, ये Cu+2 आयन कहां जाएंगे, टैंक के अंदर आ जाएंगे, दे कम इनटू द टैंक, ये Cu+2 आयन क्या है, दे कम इनटू द टैंक, और सॉल्यूशन में से Cu+2 आयन यानी कि इलेक्ट्रोलाइट टैंक के अंदर से Cu+2 आयन जो है फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट, ये जाएंगे कैथोड पे, और वहां ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर मेटल, और ये कॉपर मेटल कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी, ठीक है। एनोड धीरे धीरे डिसोसिएट होती जाएगी, और एक ऐसी मूवमेंट आएगी, एनोड को पूरी तरह टूट जाएगी, तो एनोड को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा इस प्रोसेस को कंटिन्यू चलाने के लिए। इसके अलावा क्या होगा, द सोल्युबल इम्प्योरिटीज गो इनटू द सॉल्यूशन, जितनी भी सोल्युबल इम्प्योरिटीज है वो सभी कहां जाएंगी, सॉल्यूशन के अंदर आ जाएंगी। वेयर एज इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ एनोड, और जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है वो एनोड के नीचे इकट्ठी हो जाएंगी, एंड दे आर नोन एज एनोड मड। उन इम्प्योरिटीज को हम क्या बोलते हैं, एनोड मड, जो एनोड के नीचे इकट्ठी हो रही है। तो आप देखिएगा एनोड के नीचे जो ये दिखा रखी है ब्राउन ब्राउन सी, ये सभी क्या है, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं, तो ये सभी इकट्ठी हो जाएंगी, और इनको हम क्या बोलते हैं, एनोड मड। तो इन दिस वे प्योर मेटल इज ऑब्टेन्ड एट कैथोड, क्लियर, एंड दैट्स, इस केस में हमने क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया है और कॉपर सल्फेट को डिसोसिएट किया है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, और यहां हमें मेटल जो है प्योर स्टेट में ऑब्टेन होगी। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, कोरोजन। अब कोरोजन है क्या हमारे पास, the process of slowly eating away of any metal due to the attack of atmospheric gases, moisture and acids, etc. कि कोई भी मेटल है, ठीक है, प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अवे ऑफ मेटल का मतलब क्या है, किसी मेटल का धीरे धीरे खाया जाना, मेटल खाई जाएगी यानी कि मेटल धीरे धीरे खत्म होती जाएगी, ड्यू टू द अटैक ऑफ एटमोस्फेरिक गैसेस, मॉइस्चर एंड एसिड्स। उसके बाद एटमॉस्फेरिक गैसेस को जब अटैक करेगी, मॉइस्चर का अटैक होगा या एसिड्स का अटैक होगा, तो उसके बाद मेटल धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स एंड सल्फाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ मेटल।
और मेटल के सरफेस के ऊपर क्या है, मेटल ऑक्साइड बन जाएंगे, मेटल कार्बोनेट बन जाएंगे, मेटल सल्फाइड्स बन जाएंगे। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। अब यदि मैं एग्जांपल की बात करूं, फॉर एग्जांपल आपके पास जैसे सिल्वर मेटल बिकम्स ब्लैक when exposed to air because it reacts with air to form a coating of silver sulfide। सिल्वर मेटल जब ओपन एयर में छोड़ देते हैं तो उस केस में वो एयर के एक्सपोजर में आने पर एयर के साथ रिएक्शन करेगी और उसके ऊपर एक सिल्वर सल्फाइड की लेयर बन जाएगी और वो सिल्वर मेटल ब्लैक हो जाएगी। सेम वे से कॉपर मेटल रिएक्ट विद द मोइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर एंड इट डेवलप्स अ ग्रीन कोट ऑफ कॉपर कार्बोनेट ऑन इट्स सरफेस। कॉपर मेटल को जब ओपन छोड़ देंगे तो एयर के अंदर मॉइस्चर के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगी और उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग कॉपर कार्बोनेट की जनरेट हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही सेम आयरन मेटल व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर एक्वायर्स ए कोटिंग ऑफ ब्राउन कलर सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। आयरन मेटल को जब ओपन में छोड़ेंगे तो वाटर के साथ और मॉइस्चर के साथ और साथ में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी और उस पर एक ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाएगी जिसे क्या बोलते हैं, रस्ट। रस्ट का फार्मूला क्या होता है, Fe2O3.HCl2O। दिस इज द फार्मूला ऑफ रस्ट। ठीक है, सो ये सभी क्या है, कोरोजन के एग्जांपल्स हैं। अब बात आती है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। अब कोरोजन से हम कैसे बचाव कर सकते हैं। द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, पेंट करके, ऑयलिंग, ऑयल लगाकर, ग्रीसिंग, ग्रीस लगा के, गैल्वेनाइजेशन से, क्रोमेटिन से, एनोडाइजिंग से और इवन मेकिंग अलॉयज। इन सब मेथड से हम आयरन को रस्ट से बचा सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है, व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, होती क्या है। इट इज द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। जिस तरह हम स्टील के ऊपर या आयरन के ऊपर एक जिंक की पतली सी कोटिंग कर देते हैं तो उससे क्या है, हम उसे रस्ट से बचा सकते हैं। देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन एंड द गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रस्टिंग इवन इफ द जिंक कोटिंग इज ब्रोकन। अब एक बार हमने यदि इसके ऊपर जिंक लेयर चढ़ा दी तो उसके बाद यदि जिंक कोटिंग ब्रेक भी हो जाएगी तब भी उस पर रस्ट नहीं लगेगा। अब आता है लास्ट टॉपिक, दैट इज द अलॉयज। अलॉयज होते क्या है। An alloy is a homogeneous mixture of two or more metals और a metal and a non-metal। या तो दो मेटल होंगे या दो से ज्यादा मेटल, या कुछ केसेस में मेटल के साथ नॉन मेटल भी हो सकती है। तो उनके मिक्स करने से जो एक होमोजेनियस मिक्सचर बनता है, दैट इज कॉल्ड द अलॉयज। अब अलॉयज क्यों बनाया जाता है। दिस इज अ वेरी गुड मेथड ऑफ इंप्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ए मेटल एंड वी कैन गेट डिजायर्ड प्रॉपर्टीज बाय यूजिंग दिस मेथड। मान लो हमें किसी मेटल के अंदर कोई प्रॉपर्टी डिजायर्ड है, हम चाहते हैं कि इसके अंदर ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो उस केस में उसे दूसरे मेटल के साथ मिक्स करते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं, या कई बार नॉन मेटल भी यूज करते हैं और हम क्या बना देते हैं, अलॉयज। ठीक है, सो अलॉयज बना के क्या है, किसी मेटल की जो इनिशियल प्रॉपर्टीज है उसमें भी चेंज लाया जा सकता है और उसमें नई नई प्रॉपर्टीज जो है, डिजायर्ड प्रॉपर्टीज, वो भी इंट्रोड्यूस की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम देख के चले, जैसे आयरन की बात करें, आयरन इज वाइडली यूज मेटल बट इज नेवर यूज इन द प्योर स्टेट। आयरन लगभग सभी जहां यूज होता है लेकिन कभी भी इसे प्योर स्टेट में यूज नहीं कर सकते। रीजन क्या है, बिकॉज प्योर आयरन इज वेरी सॉफ्ट एंड इट स्ट्रेचेस इजिली व्हेन हॉट। प्योर मेटल जो प्योर आयरन है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और जब हॉट होता है तो उसे स्ट्रेच करना बहुत आसान होता है। ठीक है, मतलब बड़ी आसानी से स्ट्रेच हो जाता है। बट इफ इट इज मिक्स्ड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, इसमें थोड़ा सा कार्बन डाल दे, नियर अबाउट 0.05%, देन इट बिकम्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। तो आप देखिएगा आयरन की प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज कर दिया। सेम वे से व्हेन आयरन इज मिक्स्ड विद द निकल एंड क्रोमियम, जब हम आयरन के अंदर निकल डालते हैं या क्रोमियम डालते हैं, देन वी गेट स्टेनलेस स्टील विच इज हार्ड एंड विच डज नॉट रस्ट। तो हमने क्या करा, आयरन के अंदर निकल डाल दिया, क्रोमियम डाल दिया, तो नॉर्मली आयरन का क्या है, आयरन के ऊपर रस्ट लग सकता है, जैसे भी आपने पढ़ा मॉइस्ट एयर के कॉन्टैक्ट में आएगा। लेकिन जब हमने इसमें निकल क्रोमियम डाला तो वो आयरन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टेनलेस स्टील में, और वो जो है हार्ड भी है और उस पर रस्ट भी नहीं लगता। सो इस तरह से अलॉइंग करके किसी मेटल के अंदर जो प्रॉपर्टीज है उसमें इंप्रूवमेंट भी किए जा सकते हैं और नई प्रॉपर्टीज जो डिजायर्ड प्रॉपर्टीज है उसे हम इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है एग्जांपल्स ऑफ वेरियस अलॉयज एंड कंपोजिशन। आपसे पूछ लेते हैं अलॉय का नेम देके किसके अंदर कौन कौन से मेटल मिक्स है। तो देखिएगा, जैसे फर्स्ट है स्टील। स्टील के अंदर क्या क्या मिक्स है, आयरन, निकल एंड क्रोमियम। नेक्स्ट है ब्रास। क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंस बिटवीन ब्रास एंड ब्रॉन्ज। तो ब्रास जो है दिस इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, जबकि ब्रॉन्ज क्या है, दिस इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। याद रखिएगा, ब्रास में कॉपर एंड जिंक है, जबकि टिन में, ब्रॉन्ज के अंदर क्या है, कॉपर एंड टिन। अब देखिए सोल्डर, जो सोल्डरिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, दो तारों को जोड़ने के लिए जो हमारे पास ये कहें इलेक्ट्रॉनिक्स के मैकेनिक जो है वो यूज करते हैं छोटा सा सोल्डर टाइप का मटेरियल,
तो वो जो है वो किससे बना है, लेड एंड टिन, इन दोनों का अलॉयज है। एक है अमलगम। अमलगम वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है केमिस्ट्री में। अमलगम क्या है, दिस इज एन अलॉय, लेकिन इसमें कंपल्शन है कि वन मेटल जो है दैट शुड बी मरकरी। इफ एनी ऑफ द मेटल इज मरकरी तो उस अलॉय को स्पेशल नेम से बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द अमलगम। जैसे जिंक मरकरी अमलगम, तो जिंक के साथ मरकरी मिक्स है, ठीक है। अब आपने ज्वेलर के शॉप पे ये दो टर्म बहुत ज्यादा सुनी है, 24 कैरेट गोल्ड, 22 कैरेट गोल्ड। तो ये होता क्या है, प्योर गोल्ड विच इज नोन एज द 24 कैरेट गोल्ड, इट इज वेरी सॉफ्ट। जो मार्केट के अंदर प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट गोल्ड का होता है, वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। इट इज देयर फॉर नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग द ज्वेलरी। इसे ज्वेलरी बनाने में यूज नहीं कर सकते प्योर गोल्ड को, 24 कैरेट गोल्ड को। तो फिर आजकल ज्वेलरी में क्या यूज होता है, 22 कैरेट या 18 कैरेट गोल्ड, इस तरह से यूज होता है। तब क्या करते हैं, इट इज अलॉयड, यानी हमें ज्वेलरी बनानी है, इट इज अलॉयड विद आइदर सिल्वर और कॉपर टू मेक इट हार्ड। तो क्या करते हैं, प्योर गोल्ड के अंदर सिल्वर और कॉपर ये दोनों मिक्स किए जाते हैं ताकि उसे हार्ड किया जा सके। जनरली इन इंडिया 22 कैरेट गोल्ड इज यूज फॉर मेकिंग द ऑर्नामेंट्स। तो जब 22 कैरेट गोल्ड की बात है तो इसमें क्या होगा, रेशियो क्या होगी, इट मींस 22 पार्ट्स ऑफ प्योर गोल्ड इज अलॉयड विद 2 पार्ट्स ऑफ आइदर कॉपर और सिल्वर। तो जितनी कैरेट का गोल्ड है उतने जो है पार्ट्स किसके होंगे, प्योर गोल्ड के, और बाकी बचते हुए 24 में से माइनस कर देंगे, बाकी बचते हुए पार्ट्स क्या होंगे, वो कॉपर के होंगे या फिर सिल्वर के। तो 22 कैरेट गोल्ड में क्या होगा, 22 पार्ट्स प्योर गोल्ड के होंगे और 2 पार्ट्स किसके होंगे, कॉपर या सिल्वर के। यदि यहाँ 18 कैरेट्स गोल्ड होता तो उसमें क्या होगा, 18 पार्ट्स प्योर गोल्ड के और बाकी 6 पार्ट्स जो हैं वो किसके होंगे, आइदर कॉपर और सिल्वर। एंड दिस इज द एंड ऑफ आवर चैप्टर। हमारा यहाँ चैप्टर कंप्लीट होता है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। होप आप सभी को बहुत अच्छे से ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। तो जहां भी इस चैप्टर के अंदर आपको कहीं लगता है कि कोई टर्म है तो एक बार आप इसे दोबारा से देखिएगा, आपको अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। होप यू लर्न ए लॉट फ्रॉम माय वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो देन यू कैन शेयर माय वीडियो एंड यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल अल्टीमेट साइंस बाय सतीश कालरा। Thanks a lot.